So word of the decade has to be manifestation, because I am somebody who firmly believes in the power of manifestation. With us, we have a very special guest, Dr. Amit Kumar, who's an expert in manifestation and law of attraction. So welcome, sir, to our podcast, Choti Kalam, Bade Sapne. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, for inviting me, and I'm excited to talk about this. क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो जो बहुत मैच्योर होते हैं 25 एंड प्लस और मे बी 30 प्लस एज में हम उनके बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि बिकॉज दे आर वर्किंग, दे वांट टू मेक मनी, दे वांट टू बी सक्सेसफुल, बट बहुत कम बात बच्चों के बारे में की जाती। तो आई एम रियली ग्लैड दैट आपने ये टॉपिक चुना और हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो मज़ा आएगा। सो आई एम एन ऑथर एंड अ पेरेंटिंग कोच। बहुत सारा काम बच्चों के साथ करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स और उनकी मेंटल स्टेट को समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी सबको पता है द फीवर इज़ गोइंग ऑन, एग्जामिनेशन फीवर, बोर्ड एग्जाम्स का, एंड बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके, शेयर करना चाहते हैं कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या स्ट्रेस है, किस लेवल का स्ट्रेस है और स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है। ऑफ कोर्स लास्ट मिनट है, स्ट्रेस तो हो गई, और एग्जामिनेशन है, शायद नाम से ही स्ट्रेस हो जाता है। बट मैं चाहती हूँ कि मैंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया पर्सनली। इफ़ आई टॉक अबाउट, शुरू करेंगे तो एक छोटा सा सपना था। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हैविंग टी, चाय का बहुत शौक है। और कोविड के दौरान सिर्फ ये सोचा कि कोई ऐसा काम करना चाहिए कि मैं चाय पीऊँ एंड आई मेक मनी आउट ऑफ इट। एंड बिलीव मी, इट बिकेम ट्रू। सो आई एम अ कोच, आई एम अ पब्लिक स्पीकिंग कोच, एंड आई जस्ट हैव माई कप ऑफ टी एंड आई ट्रेन पीपल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, एंड आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ। सो इट हैपेंस, क्योंकि कभी क्वेश्चन नहीं किया कि क्या ये होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, बट जस्ट हैपेंड। सो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में बहुत सारी सक्सेस आई है थैंक्स टू गॉड, और छोटे छोटे रीज़न से आई हैं, सिर्फ सोचने से। तो मुझे लगा क्या ये विंग्स हम बच्चों को दें और उनको समझाएं कि बहुत छोटी सी एज में ये सब समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम 30-40 की एज में करेंगे, जैसे कि आपने बोला। तो छोटी सी उम्र में उनको समझाएं सेल्फ बिलीफ के बारे में, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन के बारे में, पावर ऑफ वर्ड्स के बारे में, और अपने गोल्स को कैसे क्लियरली देखें। एग्जामिनेशन का फीवर जो ये है वो कैसे फाइट करें। तो मैं चाहती हूँ कि आज आप इसके बारे में बात करें। बहुत स्ट्रेस है, इस स्ट्रेस को कैसे कन्वर्ट किया जाए पॉजिटिविटी में और कैसे शुरू करा जाए। तो ये मैसेज होना चाहिए सिर्फ बच्चों के लिए, मेजरली जिनके बोर्ड के एग्जाम्स हैं। देखिए, मेरा ये समझना है कि कहीं ना कहीं ये जो हमने मन ही मन ना एक कंपटीशन क्रिएट कर दिया, और इसके लिए बहुत सारे लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। मुझे ये लगता है, मेरी एक 3 साल की बेटी है, अभी मैं कहीं पर भी जाता हूँ तो वो हमेशा मुझसे आगे चलती है और मुझे बार बार ये बोलती है कि पापा मुझे फर्स्ट आना है, वाह, मुझे फर्स्ट आना है, मुझे फर्स्ट आना है। लेकिन मैं जब ये सुनता हूँ तो मेरे को शुरू में तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं धीरे धीरे ये समझ रहा था कि इसको ना कंपटीशन सिखा दिया गया इनडायरेक्टली। और ये ऑब्वियसली शी गोज टू प्ले स्कूल, वहाँ सीखते हैं बच्चे, समझते हैं। लेकिन मेरे को ना ये मैसेज ना बहुत अच्छा महसूस नहीं हुआ उसके बाद, क्योंकि अगर बच्चा आज से 3 साल की उम्र से ही कम्पीट करना शुरू कर देगा तो जिएगा कब? क्योंकि क्या होता है, जब छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, तो ऑब्वियसली जो हमारा पूरा एंटायर सिस्टम है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये बताती है कि एक पर्टिकुलर इंसान, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट, उसकी रैंकिंग उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या रैंक आई है। मुझे ना सच बताऊं, मुझे प्रॉब्लम है रैंक से। मुझे प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि ना मुझे ऐसा लगा कि जब मैं स्टूडेंट था तो मैं कभी भी ना आई वॉज नेवर अ ब्राइट स्टूडेंट। मैं हमेशा एवरेज और बिलो एवरेज रहा, जिसकी वजह से मुझे एक कंसिस्टेंट फीलिंग हमेशा आती रही कि मैं लाइफ में पता नहीं क्या होगा। ओके। और ये मेरे को नहीं मिली, ये सबको मिली। मुझे लगता है आज के टाइम में सभी पेरेंट्स ये बात करते हैं कि बेटा देख, पढ़ाई नहीं की ना, रैंक नहीं आया ना, रिक्शा चलाओगे। तो हमने तो ये सुना है अपने घर में कि बेटा घर में लोगों के घर में आके काम करना पड़ेगा, ठीक है, कोई नौकरी नहीं देगा, कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। और ये जब इतना ज्यादा माइंड में जब घुस जाता है तो मुझे लगता है अ पर्सन जो कि बहुत क्रिएटिव हो सकता है, एक स्टूडेंट जो बहुत क्रिएटिव हो सकता है, बहुत अच्छा लाइफ में कर सकता है दूसरे एरियाज ऑफ लाइफ में, वहां ना एक मेंटल बैरियर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है उसका, उस चीज का। आज आप ये सोचिए कि आज जो 10th के बच्चे आज ये देख रहे हैं पॉडकास्ट, या उनके पेरेंट्स अगर ये देख रहे हैं पॉडकास्ट, उनके माइंड में क्या है
एक जो क्रिएशन है, जो हमने सबको मैसेज दिया हुआ है कि अगर कोई भी बच्चा साइंस स्ट्रीम लेता है तो वो इंटेलिजेंट है, और आर्ट्स लेता है तो वो ये तो एक इंटेलिजेंट है। माइंडसेट शायद Mindset बना बन हुआ गया। है। अब सोचिए ना, एक आर्टिस्ट है, वो अगर 99% स्कोर भी कर लेगा तब भी वो आर्ट्स ही लेगा, बिल्कुल। वो कुछ और लेगा ही नहीं, ताकि उसके पास वो सारी अपॉर्चुनिटी हो जिससे वो आर्ट्स की तरफ और आ सके। अगर कोई फाइनेंस का बंदा है, अगर उसके कम भी मार्क्स आते हैं, ही वुड वांट टू गो फॉर अ कॉमर्स साइड। अगर किसी का इंटेंट है कि मेरे को उस डायरेक्शन में जाना है जहां पर मैं आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर या मैं कुछ, लेकिन अगर उसके मार्क्स थोड़े बहुत भी प्लस माइनस हुए तो उसे वो स्ट्रीम नहीं मिल पाएगी। अगर वो अच्छे स्कूल में जाना चाहता है तो थोड़े से एवरेज स्कूल में आएगा तो शायद मिल भी जाएगी वो स्ट्रीम। अब ये सोचिए कि एक इंसान जो कोई भी किसी भी रीजन की वजह से अगर उसका एग्जाम में, उस पर्टिकुलर एग्जाम में मार्क्स लो गए तो वो अपना करियर देख ही नहीं सकता उसमें। और मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद सिस्टम में थोड़ा सा बदलना चाहिए। और आई थिंक उसकी वजह से भी शायद एंट्रेंस एग्जामिनेशन हमारे आसपास है, जो कि शायद इस पे फिर भी बेटर है कि आप चलो एंट्रेंस एग्जाम है, चाहे मेरे स्कूल में कॉलेज में कितने भी मार्क्स है, मैं फिर भी अगर मेरे को एक स्पेसिफिक फील्ड में जाना है तो उस फील्ड में अच्छा कर लेता हूँ। चलो बाकी सब्जेक्ट में मैं अच्छा नहीं भी कर पाया तो भी चल जाएगा। लेकिन ना सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले मुझे लगता है पेरेंट्स की है। बिल्कुल। ठीक है, हम सबको एज अ पेरेंट समझना होगा कि हम बच्चे को फीड क्या कर रहे हैं कंसिस्टेंटली। मुझे ऐसा लगा, मतलब ऑब्वियसली मेरी बेटी अभी तो छोटी है वो, लेकिन मुझे धीरे धीरे ये समझ में आने लगा है कि हम अपने बच्चों का एजुकेशन एज अ शो ऑफ प्रेजेंट करने लगे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बोली, जो हम अपने बच्चों के दिमाग में फीड कर रहे हैं। हाँ। मैं चाहती हूँ हम इसके बारे में और बात करें, हम क्या फीड कर रहे हैं अपने बच्चों के अंदर। अब एक चीज समझिए, हम आज के टाइम में किस तरह से लाइफ जी रहे हैं। हम किसी से भी मिलते हैं तो बाय डिफॉल्ट हम अपने बच्चों के बारे में बताते हैं कि मेरे, जैसे मैंने बताया मेरी बेटी स्कूल में जाती है, आपने जैसे पॉडकास्ट से पहले बताया। अब हमें क्या लगता है ना, क्योंकि हमारा प्राइड क्या है, हमारे बच्चे हमारा बिल्कुल एब्सोल्युटली प्राइड है ना। और हमेशा ये होता है कि कोई आपसे मिलेगा तो अरे आपके बच्चे क्या करते हैं, और आप यू वांट टू फील ग्रेट अबाउट इट कि यार वो क्या कर रहे हैं। लेकिन ना इस जर्नी में, इस पूरे प्रोसेस में एक इतनी स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन हमारी अपने बच्चों से हो जाती है टू डू वेल, तो हम ना, मतलब उस वक्त ना हमें कुछ और समझ में नहीं आता। मैंने ऐसे पेरेंट्स को देखा है, दे आर एजुकेटेड, दे नो कि कितना बड़ा स्ट्रेस है, बट क्योंकि वो सोशलाइज जब करते हैं तो लोग सवाल करते हैं उसके लिए, तो उस बच्चे का आईआईटी में होना मैंडेटरी है, उससे नीचे एडमिशन ही नहीं ले सकते। तो क्या ये टैबू जो है, ये सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस है पेरेंट्स के ऊपर? हाँ, मुझे तो लगता है मेजरली वही है। आजकल माँ बाप बहुत अंडरस्टैंडिंग है। करंट सिनेरियो में मैं देखता हूँ, उन्हें पता है कि यार लाइफ में ना सिर्फ नॉट स्टडी इज नॉट जस्ट अ थिंग, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें। लेकिन जब वो बाहर से जो प्रेशर पड़ता है सोशल, यू नो, वहां ना फिर वो फिर मुझे लगता है फिर वो बहुत सारे एस्पेक्ट्स को इग्नोर कर देते हैं, बच्चे को इग्नोर कर देते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। लेकिन जब ये बच्चों को इग्नोर कर रहे हैं, आज की डेट में सोसाइटी का प्रेशर आ गया, हम बच्चों को इग्नोर कर रहे हैं, तो उसके बाद हम उन्हें क्या दे रहे हैं? हम एक ऐसा बिलीफ सिस्टम दे रहे हैं जो वापस से हमें उसी ओल्ड सिस्टम में लेकर जा रहा है, जो कि हम चाहते हैं कि बदले। हम आज समझते हैं, लेट्स से व्हेन इट कम्स टू अदर्स, अगर मैं आज किसी और के बच्चे को समझाऊंगा तो मैं वो कुछ और होगा, जब वो सेम मेरे बच्चे के साथ होगा तो वो कुछ और होगा, रूल्स ही अलग होंगे। Absolutely. अगर आज एक छोटा बच्चा डर रहा होगा कि एग्जाम जाना है, यू नो, मेरे को वहां पर एडमिशन नहीं लेना, मेरे को वहां नहीं आना, तो आप उसको समझाओगे कोई बात नहीं बेटा, लेट्स टॉक टू योर पेरेंट्स, हम उनसे बात करते हैं, ये सब हम एज अ यू नो, हम बच्चे के साथ अच्छा करने के लिए हम सब लोग ये समझाएंगे जितने भी पेरेंट ही देख रहे हैं। बट व्हेन इट विल कम टू आवर ओन किड्स, हमारी डेफिनेशन स्टोरी चेंज हो जाएगी वहां पर। ठीक है, हम बोलेंगे नहीं बेटा देखो तुम्हारी एज नहीं है समझने की, सही गलत हम बता रहे हैं, आई नो अभी ये टफ लग रहा होगा, आई नो ये थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, बट मैं आपको बता दूंगा कि आगे जाकर क्या होने वाला है, ये क्या हो सकता है, वो हम उसको पूरी कोशिश करेंगे ताकि उसका माइंड उस डायरेक्शन में जाए जैसा हम चाहते हैं। क्योंकि हमें ऑब्वियसली, विच इज, मैं नहीं कह रहा हूँ कंप्लीटली गलत है, उन्होंने दुनिया नहीं देखी है, उनको नहीं पता है, हम एक्सपीरियंस्ड है, हमने बहुत कुछ देखा है। लेकिन आज के टाइम में ये भी बहुत बड़ा सच है, अगर आज जो हमने अपनी एजुकेशन की, अगर उस पर हमारे पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस नहीं होता तो शायद हम डेफिनेटली कुछ और कर रहे होते। एब्सोल्युटली, है ना। और शायद हो सकता है, क्वाइट एन एक्सटेंट, बिल्कुल सही है। और हो सकता है हम पता नहीं कि आज जहां पर है उससे अच्छा कर रहे थे, खराब कर रहे थे, लेकिन ना मेरे माइंड में से हमेशा रहता है, मैं आपको बताता हूँ, मेरे माइंड में हमेशा से रहा कि
कि मैंने साइंस स्ट्रीम क्यों ली, ओके हमेशा से रहा मेरे को। और साइंस स्ट्रीम में भी ये नहीं, मैंने सोचो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स विद बायोलॉजी सब कुछ लिया। एंड उसका कारण ही एक था, क्यों? साइंस में हो तो रेपुटेशन है, बता पाएंगे इस बच्चे ने 11th स्टैंडर्ड में साइंस ली है, और नहीं लिए तो फिर कॉमर्स भी बेकार है और वो भी बेकार है। मैं बहुत प्राउडली कहती हूँ कि मेरी डॉटर ने ह्यूमैनिटीज ली है एंड शी इज एक्सेलिंग, शी इज डूइंग वेरी वेल। अमेजिंग। ये मुझे लगता है कि आई थिंक वही ना, जैसे ये वही है कि जो हम सीख रहे हैं ना, हम बच्चों के साथ भी वही समझ रहे हैं। मतलब ये देयर इज नो डिफरेंस विद अदर्स एंड आवर ओन किड्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम आज के टाइम में, आप ये सोचिए ना, हम किस तरह से एक थॉट प्रोसेस बिल्डिंग कर रहे हैं अपने बच्चों के बारे में। आप ये सोचिए, जब हम आज एक बच्चा स्कूल जाता है और वो अभी छोटा ही है, ठीक है, पहला तो बच्चे को ना, मुझे लगता है स्कूल सिस्टम से विश्वास उठने लगा है। उन्हें लगने लगा है कि स्कूल कॉलेज में कुछ नहीं सिखाया जाता, हेंस पीपल आर नॉट सो इंटरेस्टेड इन गोइंग टू स्कूल और समथिंग लाइक दैट। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आज के टाइम में, लेट्स से फॉर एग्जांपल, एक पेरेंट है और वो चाय पर बैठे हुए हैं, बच्चा स्कूल से आता है, थोड़ा सा परेशान होता है, पापा आज ना मेरा ये क्लास थी, पता नहीं हो नहीं पाई, मैम नहीं थी, ये नहीं था, दैट्स इट। एंड नॉर्मल कन्वर्सेशन, एक स्कूल का सिनेरियो कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें होती है। अब आप क्या स्टार्ट करते हो? अपनी वाइफ से स्टार्ट करो, अपने पार्टनर से स्टार्ट करो या हस्बैंड से। पता नहीं क्या यार, इनके स्कूल में एक नंबर क्या ना, समझ में नहीं आता ये लोग क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। हर दिन इनके प्रोसेस चेंज होते हैं, हर दिन नए प्रोजेक्ट चाहिए होते हैं, ये चाहिए होता है, वो चाहिए होता है। अब ये सोचो, ये सारा कम्युनिकेशन बच्चे के सामने चल रहा है। नाउ स्लोली स्टेडीली, जब हम इसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब तक वो 4th 5th 6th 7th 8th तक होता है, अभी सब ये कंसिस्टेंट है, हर घर में कंसिस्टेंट है। And we are talking a lot about teachers also. Absolutely, and that too बच्चों के सामने, which is so wrong. After few days, जब आप ये करते रहोगे, few years, बच्चे क्या कहेंगे? पापा मुझे स्कूल नहीं जाना, पापा वहाँ मैम ऐसा करती हैं, वहाँ सर ऐसा करते हैं। अब ये जो आप कि नहीं बेटा स्कूल तो जाना चाहिए, इट इज गुड। अब आप क्या समझा रहे करते हो? अब आप उसे वापस से समझा, अब आप ये सोच रहे हो कि यार ये थॉट गया कहाँ से? ये थॉट तब गया जब यू वर नॉट श्योर, यू वर एब्सोल्युटली अनकॉन्शियस अबाउट योर थॉट्स। आपने ये सोचा ही नहीं कि बच्चे के सामने जा क्या रहा है, किस तरह की बातें जा रही है। तो हमने बच्चे के माइंड में कुछ और फीड कर दिया, स्कूल की डेफिनेशन ही गलत हो गई है। इसीलिए मुझे लगता है, जैसे आज के टाइम में मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि पीपल टॉक अबाउट बैड एजुकेशन सिस्टम, ये अरे नहीं यार, बहुत सारे लोग होते हैं यार, ट्रिग्नोमेट्री के एग्जाम्पल मैंने कहीं पर भी यूज ही नहीं किए हैं। आप ना उस फील्ड में नहीं गए जहां पर वो यूज होते हैं, और इस वजह से ना मुझे लगता है कि बच्चों पर इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है उसका। बच्चे आज के टाइम में मतलब मैं जिस तरह से देख रहा हूँ आज के टाइम में, एक तो कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है, सिमिलरली जो टीचर्स हैं उन पर भी बहुत इम्पैक्ट हुआ है कि बच्चे तो बस स्कूल आते हैं, उनको आई डोंट नो कितने सीरियस हैं वो। और मैंने कई टीचर से मैं बात करता हूँ, बट वो भी बोल रहे हैं कि यार बच्चे अब उतने सीरियस नहीं रहे जैसे पहले होते थे। जो एक्सपीरियंस टीचर है वो भी ये बात कर रहे हैं। इट इज जस्ट दैट, क्योंकि हर तरीके से हमने उनके सबकॉन्शियस को एक गलत तरीके से रिप्रोग्राम करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से ये हो रहा है कि उनका फेथ फ्रॉम द सिस्टम इज गोइंग ऑफ नाउ, वो बिल्कुल हटता जा रहा है, जिसकी वजह से दे आर नॉट वेरी श्योर अबाउट व्हाट दे विल बी अप टू सून। मतलब आप ये सोचिए कि आज के टाइम में कितने सारे बच्चे ये बात करते हैं, व्हाट इज माई पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाट इज माई पैशन, मैं लाइफ में क्या करूंगा, मैं लाइफ में क्या बनूंगा। आप ये सोचिए, आपने या मैंने कभी ऐसा सोचा? कभी नहीं सोचा, कभी शायद मौका ही नहीं मिला, कभी मौका ही नहीं मिला। और अच्छा, हमारे पेरेंट्स, हमारी जो अपब्रिंगिंग हुई है ना, मैंने रियलाइज करा हमारे पेरेंट्स हमें बोर होने देते थे। दे यूज्ड टू गिव अस टाइम टू थिंक एंड डू नथिंग, so that nothing means you are doing something for yourself, you working on yourself, आप अपने लिए सोच रहे हैं। तो शायद वहीं से पैशन और पर्पस मिला मुझे तो पर्सनली अपनी लाइफ में। और आज के टाइम में शायद हम बच्चों को इतना स्पेस नहीं देते कि वो फ्री बैठे, अनस्ट्रक्चर्ड प्ले बोलते हैं हम इसको, यू नो, बट वो होता ही नहीं है अनस्ट्रक्चर्ड। सो every hour they have a structure, they have to learn something, they have to go for some classes. I say that okay, keep a balance, like holistic approach होनी चाहिए, but at the cost of what? At the cost of what? Correct. So हम क्या कर रहे हैं? We are really doing something really amazing. Time management के बारे में बात करें, into, you know, you're doing so many podcasts, amazing job. I'm into teaching, I'm also doing so many coachings. So क्या कर रहे हैं, हमारा एक टाइम स्ट्रक्चर बन गया और हम चाहते हैं कि हमारा टाइम बीच में बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड हो। तो हम ये अपने बच्चों पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि मेरा कैलेंडर ऐसा है, स्केड्यूल ऐसा है, तो शायद मेरे बच्चे का भी ऐसा होना चाहिए।
every minute has to be monitored. I think this is the place where we are going wrong. Absolutely agree. I agree 100% agree. क्योंकि क्या है ना, मतलब अब मैं जैसे मेरे को ना बहुत सारे लोग बोलते हैं that Amit, now I know about manifestation, I know the power of it, और मुझे gratitude का मतलब पता है, and I don't know how मैं ना I'm trying to tell this to my husband or my wife, वो उनको नहीं समझ में आ रहा है. मैं I'm trying to tell this to my kids, उनको समझ में नहीं आ रहा है ये. मैं कब कितना ट्राई किया मैंने, and they still कि क्या करते रहते हो, ये पॉजिटिव बातें क्या होती हैं and all that. फिर मैं उनको बताता हूँ कि आपकी एक जर्नी है. You have been talking about it, you know, you have been reading about it and listening to somebody for a very good period of time. Absolutely. It was a transition. Entire thought process आपका build हुआ. आप अचानक से जाओगे जो भी आपने डाउनलोड किया है उनको देने के लिए, तो आप वो उनकी भी तो जर्नी है अपनी. They will take their own They will due take course their of own time. time. Absolutely. Absolutely. तो अगर आप सोचते कि ओवरनाइट आपको ओवरनाइट समझ में आएगा क्या? बिल्कुल नहीं. तो उनको कैसे ओवरनाइट समझ में आएगा? एंड इसीलिए ये मैं कह रहा हूँ कि हमारी एक्सपेक्टेशन भी फ्रॉम आवर किड्स इज डिफरेंट. हम कह कुछ रहे हैं लेकिन बिल्ड कुछ और हो रहा है. मैंने ना एक ना कुछ बहुत टाइम पहले मैंने ना एक ना रील, मेरा एक सेशन था, उसमें एक रील थी छोटी सी, वो काट के मैंने यूट्यूब पे डाल दी, सॉरी इंस्टा पे डाली शायद, हाँ इंस्टा पे डाली, और दैट गॉट वायरल. 10-11-12 मिलियन व्यूज आ गए इसके ऊपर. बहुत पहले, आई थिंक 6 महीने 1 साल पहले की बात है शायद. और उसमें मैंने ये बोला कि यू नो जब व्हेन माय डॉटर इज एट होम, वी डोंट वॉच टीवी, एंड दैट टू स्पेशली वी डोंट वॉच न्यूज. हमारे घर में न्यूज नहीं चलता. Okay. हमारे टीवी पर कभी भी फाइट मूवीज, यू नो, और हॉरर मूवीज, एक्शन मूवीज, ये सब नहीं चलती. इट इज नॉट एट ऑल अलाउड. बिकॉज मुझे क्या लगता है कि बिकॉज सबकॉन्शियसली न्यूज चैनल में हम क्या चल रहा है उसी के बारे में सोचते हैं. क्योंकि आप देखो ना, न्यूज में क्या है, न्यूज में कोई भी सुन के पॉजिटिव तो हो नहीं सकता. Absolutely. ठीक है. और लोग बोलते हैं फिर हमारा जनरल नॉलेज कैसे बढ़ेगा. मुझे लगता है कि आप एक बात नहीं बताओ, न्यूज चैनल इज अ वर्स्ट प्लेस टू गो फॉर जनरल नॉलेज. रीड बुक्स अबाउट जनरल नॉलेज. Absolutely. ठीक है. क्योंकि वहां तो अगर आप पॉलिटिक्स के बारे में जानना चाह रहे हो कि कौन सही है कौन गलत है, वो तो जिसका चैनल है, यू नो, जिसका चैनल है उसके बारे में अच्छा बात करेगा, दूसरे के बारे में खराब बात करेगा, दूसरे पे जाओ वहां पर अपोजिट होगा. एक चैनल है जो कि बार बार यही बता रहा है यूक्रेन रशिया, वहीं पर वही चल रहा है. कुछ तो कंस्ट्रक्टिव कहाँ कुछ चल रहा है. तो बेसिकली, और उस वीडियो पर मुझे इतने लोगों ने मैसेज किया कि तो आप तो ये बहुत गलत कर रहे हो, बच्चे को रियलिटी कैसे समझ में आएगी, आप रियलिटी से दूर बच्चे को लेकर जा रहे हो, दे विल नॉट अंडरस्टैंड द रियलिटी, आप एक ना फेक वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हो, उन्हें सच्चाई का पता होना चाहिए. मैंने कहा बैठाओ, आप अपने बच्चे को बैठा के देखो, न्यूज़ चैनल के सामने सच्चाई दिखाओ उनको आप. मैंने कहा हमारा काम क्या है एज अ पेरेंट, एक राइट वैल्यू सिस्टम देना, उन्हें सही गलत में फर्क करना सिखाना. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपने अभी बताया, सही और गलत में फर्क समझना. क्योंकि क्या है, जब वो अपनी लाइफ में होंगे, बाहर जब निकलेंगे, हम नहीं होंगे उनके साथ, जब वो स्कूल जाएंगे, पढ़ रहे होंगे, दोस्त के साथ होंगे, वो डिफरेंस नहीं कर पाएंगे, वो समझ नहीं पाएंगे. वो डिसीजन उनको खुद ही लेना पड़ेगा, और वो उस बेसिस पर लेंगे जैसे उसने अपने पेरेंट्स को देखा, अपने टीचर्स को देखा, अपनी सराउंडिंग को देखा, और आपने एज अ वैल्यू सिस्टम उसको क्या सिखाया. एब्सोल्युटली. मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, मेरे दोनों बच्चे यंग अडल्ट्स हैं, तो शायद कल्चर, वैल्यू सिस्टम, बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि आज दोनों घर पे नहीं रहते, अपने अपने कॉलेजेस में हैं. तो मुझे ये डर नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि सही और गलत में क्या अंतर है, राइट और रॉन्ग, दे नो, they can differentiate and they know what is good or bad. Good or bad for them. तो मुझे, अब मैं बहुत निश्चिंत हूँ एज अ पेरेंट. आई एम रियली रिलैक्स्ड कि जो बच्चे हैं उनको हमने इतना बता दिया गुड और बैड क्या है, राइट और रॉन्ग. तो नाउ माई जॉब इज डन, नाउ दे विल टेक इट फॉरवर्ड जैसे उनको जीना है. तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद हम भूल जाते हैं. और आपने यहाँ बहुत प्यारी सी बात बताई ग्रैटिट्यूड की. तो ग्रैटिट्यूड आई थिंक वर्ड अभी बहुत पॉपुलर हो गया है, इट्स मोर लाइक द वर्ड ऑफ द डेकेड. बट मैं फिर भी, इफ आई गो इनटू माय फ्लैशबैक, जब मेरी ग्रैंड पेरेंट्स थे, मेरी ग्रैंड मदर रादर, हम जब खाना खाते थे तो खाना खाने से पहले हमेशा हाथ जोड़ के, नमस्ते करके, सिर झुका के, एक प्रेयर बोल के फिर खाते थे. एंड इट वाज अ रिचुअल इन माय फैमिली. और शायद बचपन में कभी हमने पूछा भी नहीं. इट बिकेम अ हैबिट. अब तो शायद हमारे ब्लड में है, ऐसे ही खाना खाते हैं. तो शायद ग्रैटिट्यूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर हम सिखाते नहीं हैं. ये छोटी छोटी चीज़ें लाइफ की
और बहुत लेट हम रियलाइज़ करते हैं इसको। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, जैसे आप एक एक्सपर्ट हैं मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर आज हमें स्कूल स्टूडेंट्स वॉच कर रहे हैं जिनके एग्जाम्स हैं, आप उनको कैसे समझाएंगे कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है? देखिए, मैनिफेस्टेशन का मतलब ये है कि हम ना जब हम कहीं पर जा रहे होते हैं, लेट्स से रात को अगर ड्राइव कर रहे हैं, तो लाइट जो होती है गाड़ी की वो एक सर्टेन लिमिट तक ही जा पाती है। ओके। लेकिन 50 मीटर या 60 मीटर या 100 मीटर तक जाती है। लेकिन आपको जाना है 20 किलोमीटर, क्या हम फिर भी वो रास्ता लेते हैं? बिल्कुल लेते हाँ, हैं, लेते हैं। आगे जाते हैं। एंड इट इज बिकॉज ऑफ द फेथ कि हमें पता है कि ये जो लाइट जो हमें दिख रही है अभी, ये हमें लेकर जाएगी वहां तक। तो ना मुझे लगता है कि सभी स्टूडेंट्स, जब हम मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं, तो हम इस चीज से समझ सकते हैं कि अगर हमारा किसी भी चीज में फेथ होता है, तब एक सुप्रीम पावर होती है, या मैं बोल दूं जीनी होता है, जो हमें उस डेस्टिनेशन तक बाय डिफॉल्ट ले जाता है। लेकिन इसकी शुरुआत एक विश्वास के साथ होती है। आपने ऐसे बहुत कम बच्चे देखे होंगे जो ये बोलें कि मुझे तो बिल्कुल ही यकीन नहीं था, मतलब जेन्युइनली वो बोल रहे हैं। बिल्कुल। हालांकि बच्चे ऐसा बोलते हैं कि यार मैंने तो तैयारी नहीं की, बट वो बहुत पढ़ के आए हुए होते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे जो बच्चे, ये बहुत कम देखा है मैंने जिन्होंने ये बोला कि यार पता नहीं कैसे हो गया, आई डोंट नो, मैंने तो इतना बड़ा भी नहीं था। बहुत कम मिलेंगे। लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो बोलते हैं कि यार मैंने ना पूरी तैयारी की है, आई हैव दिस फेथ, और आई वर्कड रियली हार्ड फॉर इट, एंड दे आर द पीपल हु एक्सेल मोर। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, बट एक ना अंदर से ना उनके माइंड सेल्फ डाउट होता है किसी भी तरीके का, और वो ज्यादातर उसका कारण मैंने जो देखा है वो है कंपटीशन। इट इज नॉट देयर ओन कैपेबिलिटी, प्राइमरली इट इज अराउंड कि वहां तो इतनी ही सीट है। मेरी क्लास में एक बच्चा है, माइंड में बैरियर्स आने शुरू हो गए। मेरे से बेटर बच्चा भी है मेरी क्लास में। हम ना 50 लोगों की क्लास है, 5000 लोग उस एग्जाम के लिए बैठेंगे, तो फिर मेरा होना कितना। तो बेसिकली क्या होता है, एक बच्चा जब ये समझ रहा होता है ना, जब वो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जा रहा होता है, तो वो अपने पोटेंशियल को सबसे नीचे कर देता है। रादर वो ये देखने लगता है कि वहां कितनी भीड़ है, क्या मैं उस भीड़ में सबसे ऊपर हो पाऊंगा। और मुझे लगता है ये सबसे बड़ी गलती है जो कोई भी बच्चा कर सकता है। अगेन ये मुझे लगता है कि क्योंकि पेरेंट्स का बच्चों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वहां उनको बच्चों को समझाना चाहिए। अब आप देखिए कि एक आज के टाइम में बहुत सारी जगह पर ऐसे आपको लोग मिलेंगे जहां हजारों लाखों लोग कॉम्पीट करते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ लोग पहुंचते हैं, लेकिन वहां पे भी कंपटीशन है। इंडियन क्रिकेट टीम है बहुत ज्यादा कंपटीशन ठीक है। अब आप ये सोचिए कि इंडियन क्रिकेट टीम में ऐसे ना करीबन 20-22 प्लेयर्स ऐसे हैं, 20-25 मान लीजिए, जो प्राइम पार्ट रहते हैं, चाहे T20 का पार्ट रहते हो, टेस्ट मैच का पार्ट रहते हो, ODIs का पार्ट रहते हो। अब उसी में से सिलेक्शन होता है। अब आप ये सोचिए कि उस 30 में या 25 में आना कितना ज्यादा मुश्किल है। बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन उसमें आने के बावजूद भी बहुत मुश्किल है। प्लेइंग 11 में आना और भी ज्यादा मुश्किल और है, कंपटीशन हो गया। लेकिन अगर कोई भी इंसान यहां पर अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं करेगा, तो मैं कंसिस्टेंटली जो विनिंग स्पीचेस होती हैं या जो क्रिकेटर्स की माइंडसेट को मैं समझने की कोशिश करता हूं, क्योंकि बहुत वो लाइफ और भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। उनकी लाइफ का कंपटीशन साल में एक बार नहीं आता या 6 महीने एक बार नहीं आता। They are competing in every match, and throughout I think they have to think like a winner. Correct. तो जैसे एक बहुत अच्छा एक मैंने इंटरव्यू देखा, पॉडकास्ट था, वो विराट कोहली के साथ। मेरा फेवरेट प्लेयर है, और आई थिंक जो बच्चे हमें देख रहे हैं उनका भी फेवरेट प्लेयर है। Correct. और बहुत ब्यूटीफुल मैसेज आता है विराट की लाइफ से। Exactly. तो उसने कंसिस्टेंटली बोला कि अब आज आप देखिए उनका करियर इतना लंबा है, जिस स्टेज पर आज वो है उस स्टेज पर कोई नहीं पहुंच सकता। द काइंड ऑफ मनी ही मेक्स, द काइंड ऑफ सक्सेस ही गॉट, फॉलोअरशिप आप उनको कह लीजिए। अभी कुछ दिन पहले रणजी मैच हुआ था। रणजी मैच में आप ये सोचिए कि पहली बार इतनी भीड़ थी उस रणजी मैच में जितनी इंटरनेशनल मैच में भी नहीं होती। I think he's broken all the records. Absolutely, क्योंकि विराट कोहली वहां पर था। पर क्यों विराट कोहली क्यों है? देखिए, विराट कोहली सिर्फ मुझे लगता है इसलिए है क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसने ना अपने माइंडसेट को बहुत ट्रांसफॉर्म किया है, इवॉल्व किया है। आज जब आप उसको देखते हो, एक फ्रॉम अ वेरी अनफिट पर्सन टू अ वेरी फिट पर्सन, इसकी वजह से मुझे लगता है पहला जो ट्रांसफॉर्मेशन उसकी सक्सेस में आया वो इस वजह से आया। बहुत पावरफुल वर्ड है माइंडसेट। तो विराट कोहली ने अपनी लाइफ
पूरी चेंज कर ली 360 डिग्रीज। कहाँ वो किस लेवल पर आ गए थे, he realized he worked on his mindset, discipline लाए और कहाँ पहुंच गए। I Absolutely. think aced it, he simply aced it। Correct. Superb। तो यहाँ से बच्चे क्या सीख सकते हैं? देखिए अब ना यहाँ से सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि nothing comes without discipline. आई थिंक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि डिसिप्लिन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे व्यूअर्स जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सबसे पहले नोट कीजिए, डिसिप्लिन इज द बैकबोन ऑफ सक्सेस। Absolutely. अब ये जो आप देखिए ना कि एक he used to tell, विराट कोहली used to tell कि मुझे छोले भटूरे बहुत पसंद है, मुझे लस्सी पीना पसंद है, जंक में सब खाता था। लेकिन आपको पता है कि जब ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ऐसा नहीं हुआ विराट कोहली ने ये सोचा कि चलो ठीक है यार मैं देखता हूँ यार मैं क्या बदल सकता हूँ। इट हैपेंड ओवरनाइट। अचानक से एक रात को जब वो बैठा हुआ था, जब वो सोच रहा था कि अगर मैं इफ आई एम बीइंग सेलेक्टेड फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट, तो इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। एंड नाउ एट दिस स्टेज आई कांट प्ले विद माई हेल्थ। एब्सोल्युटली। और मैं इफ आई एम नॉट फिट, आई एम नॉट प्लेइंग विद माई फुल पोटेंशियल। एंड ओवरनाइट, मतलब ही वाज शेयरिंग कि अचानक से रात को जो खाया सुबह से बदल गया वो। एंड तब से लेकर आज तक द काइंड ऑफ डिसिप्लिन ही फॉलोज, आज ये देखिए ना, आज उसको फिटेस्ट क्रिकेटर क्यों बोल रहे हैं? एब्सोल्युटली, बिकॉज ही इज वर्कड सो हार्ड। तो बच्चों के लिए एक मैसेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी खुद के लिए, अपने डिसीजंस के लिए और अपने गोल के लिए कि हम लाइफ में करना क्या चाहते हैं। तो हमने ग्रीन टिक कर दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो विराट की लाइफ से हम सीखते हैं। मुझे भी ऐसा लगता है कि विराट की लाइफ से एक टेक बैक, इसको बोलते हैं मेम्बा मेंटालिटी। उसके अंदर बहुत अग्रेशन है, बहुत एंगर है, और मैं सोचती हूँ कि आज की जनरेशन बच्चों में बहुत एंगर और बहुत अग्रेशन है। उस अग्रेशन और एंगर को अगर हम एक पॉजिटिव वे में लें तो कितना अच्छा लगेगा। एंड दैट कैन बी अ लैडर ऑफ योर सक्सेस। उस अग्रेशन को अपने पैशन में कन्वर्ट कर लो, अपने गोल के लिए और हार्ड वर्क करो, एंड देन सी स्काई इज द लिमिट। एब्सोल्युटली। विराट कोहली ने भी तो यही किया, फ्रॉम जीरो टू हीरो। करेक्ट। इसमें मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। आज के टाइम में ना मुझे एक और पॉइंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे जो समझ में आया, पीपल हु मैनिफेस्ट बेटर, they are very conscious about what they eat. Two things. One, the food they eat, food they consume. Second is the mental diet. तो नेविल गोडार्ड की there is a beautiful book called Mental Diet, जहाँ पर वो लॉ ऑफ assumption के बारे में बताते हैं, and he consistently talks about कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हो। This is one of my favorite books। और क्या कंज्यूम करो बहुत इंपॉर्टेंट है। वही बात जैसे आपने बोला कि सुबह उठ के सबसे पहले न्यूज़ नहीं देखना, डोंट कंज्यूम एनीथिंग नेगेटिव। आपका पूरा दिन उस तरह से हो जाता है। हमने देखा भी है कि अगर सुबह खराब होती तो आपका ना पूरा दिन डिस्टर्ब जाता है। और कहीं ना कहीं अगर देखिए, अगर आप मतलब अभी मैं जो कंसिस्टेंटली हम देखते हैं, आप ये देखिएगा जितने भी स्पिरिचुअल जगह पर हैं या जहाँ पर भी मेडिटेटिव सेंटर है, मेडिटेशन सेंटर है, वहाँ पर हमेशा सात्विक खाना क्यों रखा जाता है? ठीक है, आज के जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं, ये दे आर टू मच इनटू जंक फूड, यू नो, चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, शुगरी ड्रिंक्स, सोडास। तो आप ये देखिए कि अ पर्सन जो इन चीजों में शायद ज्यादा होगा, मेंटली आप देखना दे आर उतने ही वो ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। क्योंकि क्या है ना कि वो देयर इज समथिंग कॉल्ड माइंड एंड गट कनेक्शन। देयर इज अ ब्यूटीफुल बुक ऑन दिस, जहां पर ये बात की जाती है कि जिस तरह का आपका माइंड है, जो आप सोच रहे हो, अगर आप स्ट्रेस में हो, एंजाइटी में हो, तो आपका गट डिस्टर्ब रहता है। बट एट द सेम टाइम इफ यू आर फीडिंग रॉन्ग थिंग्स टू योर गट, टू मच ऑफ शुगर, टू मच ऑफ यू नो जंक, तो आपका वो जो है वो वेगस नर्व के थ्रू आपके ब्रेन में चला जाता है। अब ये सोचिए कि अ पर्सन विद अ गुड हेल्थ, राइट, मैं नहीं कह रहा हूँ देखो बच्चे हो, आपको फन करना चाहिए, खाना पीना चाहिए, बट टेक केयर। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्शियस होने की जरूरत है। स्पेशली इफ यू आर preparing yourself for a very big kind of exam, अच्छे एग्जाम, और ये ना बच्चों को ना समझ में इमीडिएटली आएगा। ये ऐसा नहीं प्रूवन है, ये प्रूवन है। बहुत सारी बुक्स में इसके बारे में बात करी गई है कि यस, योर थॉट मैटर्स, कि हम क्या फीड कर रहे हैं, किस टाइप का खाना खा रहे हैं। एब्सोल्युटली ट्रू। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, क्योंकि लाइफस्टाइल तो खराब हो ही रहा है, स्लीपिंग टाइम रह नहीं गया, कोई कभी भी उठता है, यू नो, दे हैव देयर ओन सिस्टम, ओन स्टाइल ऑफ स्टडिंग, बट यस, व्हाट यू फीड योर स्टमक आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोशिश करें कि हेल्दी डाइट लें ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। और इंडिया हैज अ डाइवर्स कल्चर, इतने अमेजिंग फूड कुजीन्स हैं हमारे यहाँ, हेल्दी फूड कुजीन्स, उसको भी फॉलो करें। आई स्टिल रिमेंबर
हमारे बचपन में हमारी दादी और नानी पिन्नी बना के देती थी, लोडेड विद ड्राई फ्रूट्स। करेक्ट। कोई मीनिंग तो होता होगा, आज रियलाइज होता है वो क्यों था। आज हम ढूंढते हैं कि कहाँ अच्छी पिन्नियाँ मिलती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। Correct. सो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि हमें गट पे काम करना चाहिए। व्हाट वी इनटेक हेल्थ के लिए, फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप बता रहे थे कि हमें अपने ब्रेन के लिए, अपने माइंड को क्या फीड करना चाहिए। करेक्ट। तो फॉर आवर मेंटल डाइट सबसे पहले मुझे ये समझना मुझे मैं ये बोलना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि बच्चे को ना नीड टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट कि वो किसके साथ अपना वक्त बिता रहा है, उसका एसोसिएशन किस तरह के लोगों के साथ है। और मैं इस बात को बार बार कोट करता हूँ, वी आर द एवरेज ऑफ 5 people we spend the most of the time with, and also if you are the smartest in the room, you are in the wrong room. अगर आपके सर्कल में you are the सबसे इंटेलिजेंट पर्सन, सबसे इंटेलिजेंट बच्चा, then you need to change your association. आपके ग्रुप में ऐसे बच्चे होने चाहिए, ऐसे लोग होने चाहिए जो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, आपसे ज्यादा स्मार्ट है, बट they don't show competition to each other. They Learn from each other. हाँ, they talk about कि यार साथ ग्रुप स्टडी करते हैं यार, they talk about strategies, इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं, they talk about तूने क्या किया, मैंने तो कर लिया, they push each other. Absolutely. ऐसे मुझे लगता है कि एज अ स्टूडेंट ये बहुत कम लोगों को सिखाया जाता है। जब हम अडल्ट हैं, हम ऐसे नेटवर्किंग इवेंट्स में जाते हैं जहाँ सेम लोग मिलते हैं, बट लेकिन मुझे लगता है ना बच्चों को इस बारे में बात नहीं कराई जाती। बच्चे का कंसिस्टेंट थॉट है कि अगर मैं सोच जाऊंगा तो मेरा ही टाइम खराब होगा, अगर इसके साथ मैं बैठूंगा तो मेरा ही, तो वहां ना मेरा बहुत सिखाया गया। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। हाँ, तो बच्चे अगर एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाए, एक बडी बनाए और उसके साथ कंपटीशन भी करें, दैट्स नंबर 1, हेल्दी वे में, और लर्न करें, एवरीडे शेयर करें। तो मेरी एक फ्रेंड है, बहुत क्लोज फ्रेंड है, शी इज माय अकाउंटेबिलिटी पार्टनर फॉर जिम। तो अगर मैं नहीं जाऊंगी तो शी इज गोना कॉल मी एंड पुश मी कि चलो जिम चलते हैं, और अगर वो नहीं आएगी तो मैं कॉल करके पुश करूंगी, दिस इज माय टारगेट, मेरा वेट इतना हो गया, आज मैंने वेट ट्रेनिंग करी, व्हाट इज योर प्लान। तो आई थिंक दैट आल्सो गिव्स यू काइंड ऑफ किक और एक सपोर्ट, एंड देन यू आर हेल्पिंग ईच अदर एज एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। तो बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एक हम पार्टनर बनाए अपने साथ अकाउंटेबिलिटी, तो शायद बहुत हेल्प मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा, और यस गोल तो हमारा सेम ही है, अच्छे मार्क्स लाना है आप दोनों को। सो आई थिंक ये करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसे आपने बोला ये अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का, क्योंकि मुझे लगता है कि प्राइम एनर्जी यहीं से क्रिएट होती है, और अगर ये कोई सही पार्टनर मिल गया, और अगर सही पार्टनर नहीं हो तो चलो आज देर तक सोते हैं, मौसम बहुत अच्छा है, बहुत ठंडे, आज तो जिम जाना ही नहीं है। और कई बार ये भी होता है ना कि अगर आप अपने ग्रुप में सबसे इंटेलिजेंट हो, समझदार हो, तो आप ये सोचते हैं कि यार ठीक है ना, मैं तो अच्छा ही कर रहा हूँ, वो तो अभी अरे उनका तो फर्स्ट चैप्टर भी नहीं हुआ, मैं तो 4th चैप्टर पर हूँ। बट आप ये नहीं देख रहे हो कि आपको आइडियली शायद 6 पे या 7 पे होना चाहिए, बिकॉज यू आर लुकिंग अप टू पीपल जो हु आर बिलो यू। एब्सोल्युटली। तो अगर इफ इट इज अ मिक्स ऑफ ऑल 2-3 पीपल, देन यू कैन डू अ लॉट बेटर। और वो बहुत कॉन्शियस होना चाहिए कि, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सही कौन, टेक योर पेरेंट्स हेल्प, ठीक है, टेक योर टीचर्स हेल्प, ठीक है, उनके बारे में बात करके, क्योंकि वो आपको बताएंगे। कई बार होता है हमें नहीं समझ में आता है कि हमें कंफर्टेबल, ज़्यादातर हम लोग उनके साथ कंफर्टेबल महसूस करते हैं जिनकी एनर्जी हमारे साथ मिलती है, या फिर जो हम जैसे होते हैं, हमसे बेहतर नहीं एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्योंकि ये मेरी हाँ में हाँ मिला देगा, मेरे को खींचेगा भी नहीं, मेरी टांग नहीं खींचेगा, मेरे को चढ़ाएगा भी नहीं, और मेरी हाँ में हाँ भी मिला देगा, तो चलता रहेगा, चलो ये मेरा अच्छा दोस्त है। फिर अब आप सोचो कि क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन में है ना, कंफर्ट जोन उससे बाहर आने की कोशिश ही नहीं कर रहे। पर कंपटीशन के लिए शायद अच्छा अचीव करने के लिए, अच्छा स्कोर करने के लिए कंफर्ट लेवल से बाहर आना पड़ेगा। करेक्ट। तो दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज व्हाट यू टेल एवरी डे टू योरसेल्फ। मुझे लगता है एज अ स्टूडेंट व्हेन यू वेक अप, ठीक है, आपको ना हर रोज सुबह ये सोच के उठना चाहिए कि आपका पूरा दिन कैसे जाने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या उनको एक प्लानर बनाना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए? देखिए प्लानर तो बिल्कुल होना चाहिए, वी ऑल शुड हैव अ प्लानर। आई नो दिस कि हम में से कितने लोगों ने, बहुत सारे लोग प्लानर बनाते हैं कि मैं इस वक्त पढ़ूंगा, ये मैं रेस्ट करूंगा, और हम नहीं कर पाते, ठीक है, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ। लेकिन स्टडी तो यही बताती है कि इफ यू डोंट प्लान एट ऑल, चांसेस ऑफ योर फेलियर इज मच मोर। हाउ ट्रू इज दैट? तो बेटर है प्लान बनाकर, आप पॉसिबिलिटी है, ठीक है, आप पूरे महीना प्लान नहीं करेंगे, बट 15 दिन तो करेंगे फॉलो, 20 दिन तो करेंगे, क्योंकि जब आप डेली प्लान बनाओगे ना, आपको खुद ही बुरा लगेगा, अरे यार आज भी नहीं किया, कल करता हूँ, चलो आज पूरा दिन सारा नहीं किया, बट 50-60% मैंने फॉलो किया। आप एटलीस्ट यूल कम टू अ प्लेट वेयर
जहां पर ना आपके पास सब कुछ है, जहां पर आपके पास सब कुछ है, आपके पास आपने मिक्स भी कर लिया, आपने रेस्ट भी कर लिया, थोड़ा चीटिंग भी कर ली, थोड़ा सा सो भी लिए, लेकिन आपने ना 60-70% उसको इम्प्लीमेंट भी किया, तब आपको धीरे धीरे ये लगेगा कि यार जब मैं ये कर रहा हूँ तो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन इज मोर. Absolutely. तो प्लानिंग योर डे फर्स्ट इन योर माइंड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन प्लानिंग द सेम थिंग ऑन द पेपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट. ये मेरा फेवरेट पार्ट है. आई लव मेकिंग अ प्लानर. सो एवरी डे अ नाइट बिफोर व्हाट आई डू इज आई राइट डाउन आवरली बेसिस पे. और आपकी बात चाहे कितना भी कर पाए उसको 50, 60, 70%, बट देन आई लव इट व्हेन आई पुट अ ग्रीन टिक ऑन. हाँ, अरे Oh, that gives me such a great sense of satisfaction, I can't tell you. राइट. शायद शाम तक मैं वेट करती हूँ कि ग्रीन पेन लूँ और उस पर एक टिक कर टिक दूँ, कर दूँ. बिकॉज आई रियली फील वाओ, यू नो, विक्ट्री. This is Look, done. I've been following this for over, I've been working for over almost 18 years now. और मुझे याद है, I think since my first job मैं ये फॉलो करता रहा हूँ. मैं हमेशा साल के शुरू में आई बाय अ डायरी, टेटेड डायरी लेता हूँ, और ये हर रोज मेरा डिसाइडेड होता है कि मेरे को कहाँ जाना है, किससे मिलना है, क्या बात करनी है, कौन से बिल पे होने हैं. वो मेरा ना पूरा कैलेंडर चलता है. और मैं आई एम अ वेरी ओल्ड स्कूल, मैं लिख कर ही करता हूँ. मैं बहुत सारे ऐप्स आते हैं, आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल. वो जैसा आपने बोला ना, वो ग्रीन पेन से जब वो टिक करते ना, तो वो सेंस ऑफ फीलिंग आती है ना, और आप शाम को देखते हो कि यार क्या काम हुए क्या नहीं हुए, और शाम को देखकर आपको एक ऐसा अच्छा सा लगता है. बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कई बार वो मिस कर देते हैं कुछ करना. लेकिन जब आप ये करते रहोगे ना, आपको खुद लगने लगेगा कि यार ये इसको टिक होना ना कितना अच्छा है, तो इस काम को तो मैं करके ही सोऊंगा. एंड देन ये जब आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है ना, तो आप ना कल को और बेटर करना चाहते हो. तो प्लानिंग योर डे, जैसा आपने बोला, लिख कर प्लान करना, उसको ट्रैक करना, मुझे लगता है कि ये अगर एक स्टूडेंट अगर आज 0 पर है, तो वो विद इन अ वीक 50-60 पे तो आ ही जाएगा. आई एम श्योर. तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि यस, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स आर रियली रियली इंपॉर्टेंट, एंड पेन पेपर पर लिख कर कीजिए, कोशिश कीजिए, पूरा टिक. एक दिन पहले अपना स्केड्यूल बनाइए, टाइम टेबल, कि आज का मेरा टारगेट ये है. और टारगेट हमेशा थोड़ा बड़ा रखिए, क्योंकि हम बड़ा सोचने की कोशिश कर रहे हैं, हम बड़ा अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं. थोड़ा एक्स्ट्रा लिखिए और फाइट कीजिए कैसे मैं उसको मीट कर पाऊँ. तो आई थिंक दिस इज़ अ ब्यूटिफुल मैसेज. जो बच्चे जिनके एग्जाम्स हैं और वो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होके और टिक लगाइए, अपना एक स्केड्यूल बनाइए, कितने बजे मैं उठूँगा, कितने से कितने बजे मेरा फ्री टाइम होगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बीच में. और अपने आप को ऑर्गेनाइज करके आई थिंक प्रोडक्टिविटी आप देखेंगे डबल हो जाएगी कुछ टाइम में. करेक्ट. Another thing which I would suggest to kids is, be mindful. माइंडफुल. ये बहुत important है. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और बहुत लोग बात कर रहे हैं माइंडफुल के बारे में. पर माइंडफुल हम ये स्टूडेंट्स को कैसे समझा सकते हैं? एक्चुअली क्या है, हम जिस तरह से हम चल रहे हैं अभी या बढ़ रहे हैं आगे, हम एक डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है. डिस्ट्रैक्शन वर्ल्ड मतलब अगर हम सोशल मीडिया पर हैं, तो सोशल मीडिया पर भी डिस्ट्रैक्शन है. मतलब सोशल मीडिया पर आप कुछ देखने जाते हो, लेकिन आपको सजेशन में एक और वीडियो आता है और आप उसमें डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो. तो क्या होता है कि हम विद इन जस्ट फ्यू मिनट्स ऑफ गैप हम बहुत सारे इमोशंस को समझने लगते हैं. बिल्कुल. जैसे आप अगर एक शॉर्ट्स या रील आप स्क्रॉल कर रहे हो, आप जाते हो, एक कोई हंस रहा है, कोई कॉमेडी है, कोई रो रहा है, किसी की सैड स्टोरी, किसी की इंस्पिरेशन वाली स्टोरी, कोई मोटिवेशन दे रहा है, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात कर रहा है, कुछ. अब ये सारे इमोशन चल रहे हैं, एंड नाउ देयर आर टू मेनी थिंग्स इन योर हेड. बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती है, जिसकी वजह से हम एक ऐसे वर्ल्ड में जाना चाहते हैं जहां पर हम अपने आप से बहुत सारे सवाल पूछते हैं. अब जो भी कुछ हम देखने लगते हैं, हम वैसा ही बनना चाहते हैं. अगर हम एक सक्सेसफुल इंस्टाग्रामर को देख रहे हैं तो हम वैसा बनना चाहते हैं. हम IAS को देख रहे हैं तो हम वो बनना चाहते हैं. हम डॉक्टर्स को देख रहे हैं तो वो बनना चाहते हैं. तो ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है. लेकिन इसके अलावा हम बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन इस चीज में है कि हम वी आर प्रोग्राम टू डू मल्टीटास्क. हमें बार बार बोल दिया गया, हमने हमेशा से सुना है, इफ यू वांट अ गुड करियर यू शुड बी मल्टीटास्क करना आना चाहिए. देखिए ना, मल्टीटास्क की ना डेफिनेशन गड़बड़ हो गई. कभी भी किसी ने ये नहीं बोला कि खाना खाते खाते ड्राइव करना है. तो लोगों को लगता है ये आर्ट है, कुछ खा भी लो और ड्राइव भी कर लो, या फोन पर बात करते करते ईमेल टाइप करना है. लेकिन हम ये समझ गए कि अगर ये डाटा है, ये बोला जाता है कि अगर इफ यू आर टाइपिंग ईमेल and talking on the phone, the probability of making mistake, even one, in that particular email is 67%. Oh God. तो that means हम आज के दिन में सब कुछ डिस्ट्रैक्टेड कर रहे हैं, और जिसकी वजह से बिल्कुल माइंडफुल नहीं है. अब आप ये सोचिए कि एक स्टूडेंट है, तो ये माइंडफुल प्रैक्टिस मैंने कई स्टूडेंट्स को सजेस्ट की.
और मैंने उनको क्या देखा कि आज के टाइम में जितने हम डिस्ट्रैक्टेड है, जैसे अब जब हम टीवी देखते हैं तो हम फोन पर भी हैं या हम बुक्स पढ़ रहे हैं, तो मैंने बहुत बच्चों को देखा कि पीछे बैकग्राउंड में टीवी चल रहा है। और मैंने तो ऐसे बच्चे भी देखे हैं कि मैथ्स कर रहे हैं और पीछे म्यूजिक चल रहा है। तो अब और मेरे को अभी मैं आई वाज सिटिंग विद वन ब्रेन एक्सपर्ट, उन्होंने मेरे को क्या बोला कि इफ दैट इज ओनली इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक इट वुड डू, बट अगर उसमें लिरिक्स हैं, कोई वर्ड्स हैं, वो आपके सबकॉन्शियस में जा रहे हैं और यहां से आप अपने सबकॉन्शियस में कुछ और भेजने की कोशिश करो, तो इट्स अ बिग नो। सॉन्ग्स नहीं प्ले होने चाहिए। और अब आप ये देख रहे हो कि हमें हर किसी को जो मतलब आप ये सोचिए, अगर आप किसी को बोलें कि यार बेटा अभी सिर्फ पढ़ाई, तो नहीं कर पाएंगे बच्चे, उनका फोन भी आसपास रहेगा। तो क्या उनकी हार्ड वायरिंग ऐसी हो गई है, क्या उनकी कंडीशनिंग ऐसी हो गई है कि वो एक टाइम पे एक चीज पे फोकस कर ही नहीं सकते? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ये मतलब ये हम सबकी हो गई है। ये फैक्ट है। स्टूडेंट तो बहुत, मुझे लगता है अर्ली स्टेज है जिसको बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है। ये हमारी स्टेज तक आते आते इतनी स्ट्रांग हो जाती है जो कि एक बड़ा कारण बन रही है प्रॉब्लम का। मैंने इसको फाइट करा है ना? मैंने इस पे बहुत काम किया और बहुत फाइट किया अपने लिए, अपने लेवल पे। सो व्हाट आई डू इज सुबह उठ के आई सिट विद माई सेल्फ, नो म्यूजिक, नो फोन, नथिंग। और पहले बहुत मुश्किल था समझना कि माइंडफुलनेस होता भी क्या है, बट सोचा और समझा कि अकेला और एकांत में बहुत डिफरेंस है। पहले तो यहाँ से समझना शुरू किया, तो एकांत धीरे धीरे अच्छा लगने लगा। पहले सिर्फ 2 मिनट से शुरू किया, 5 मिनट पर आए, फिर 10 मिनट पर आए, एंड देन आई ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स आई रियलाइज्ड कि एक कैनवस आ जाता है मेरी आईज के सामने और उसके ऊपर बहुत कुछ लिखा है और बहुत सारे कलर्स हैं, बहुत कुछ लिखा है और बहुत सारे कलर्स हैं और एंड में कुछ समझ में नहीं आता। सो व्हाट आई डू इज जस्ट क्लोज माई आईज और मैं सब कुछ धीरे धीरे उसको इरेज कर देती हूँ कि वो कैनवस बिल्कुल वाइट हो जाए, ब्लैंक हो जाए, एंड उसके बाद आई सेट द टोन फॉर माई डे। दैट्स हाउ आई स्टार्ट। सो आई थिंक इस चीज़ से मुझे बहुत हेल्प मिली है। तो मैं बच्चों को भी ये मैसेज देना चाहूँगी, कहते हैं ना, अनटैंगल, declutter your brain also for some time because it needs a break. करेक्ट। क्योंकि फ्रेश पर्सपेक्टिव कहाँ से आएगा जब इतनी सारी चीज़ें उसके अंदर ऑलरेडी हैं, unless and until we clean that space, और कहाँ से रखेंगे हम, कहाँ से लाएंगे? आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, यस, माइंडफुलनेस। तो बच्चे कैसे फॉलो कर सकते हैं, आप बताइए। इसके अलावा मुझे लगता है कि सबसे पहले अगर लेट्स से इफ योर किड हैज मोबाइल फोन, प्लीज मेक श्योर दैट दे पुट द फोन इनटू अ डिफरेंट रूम बिफोर दे स्टडी। आई लव दिस आइडिया। बहुत मुश्किल है, चैलेंजिंग है, बट इफ वी ट्राई आई थिंक नथिंग इज इम्पॉसिबल। मतलब ये कॉन्शियस ये प्रैक्टिस डूएबल है, डूएबल है। सेकंड इज नॉर्मल वे ऑफ लाइफ में उनको ना मल्टीटास्किंग करने से रोको। फॉर एग्जांपल इफ दे आर वाचिंग टीवी, उनको बोलो कि कुछ और नहीं करना बेटा, जस्ट वॉच टीवी, बुक भी नहीं पढ़नी, खाना भी नहीं खाना। व्हेन दे आर ईटिंग फूड, आप उनको बोलो बिल्कुल चुप होके, हमेशा बोलते थे ना, बिल्कुल चुप होना, खाना है, फोकस ऑन द कोई फूड, म्यूजिक नहीं है, कोई टीवी नहीं है, हम भी बात नहीं कर रहे हैं, आराम से चुप बैठ के पूरा कॉन्शियस होकर हम खाना खाएंगे, प्रॉपर चू करके। फॉर एग्जाम्पल आप मूवी के लिए जा रहे हैं, आप सिर्फ फोकस आपका मूवी पर होगा, फॉरगेट अबाउट स्टडीज ना। जब घर पहुंचेंगे तब स्टडी के बारे में बात करेंगे, एग्जाम के बारे में बात करेंगे। आप अपने बच्चों को बार बार ये सिखा रहे हो कि जब आप कोई एक काम कर रहे हो, आप उस वक्त कोई भी दूसरा काम ना करोगे ना सोचोगे। और धीरे धीरे मुझे लगता है अगर स्टूडेंट अगर इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, तो मुझे लगता है आने वाली लाइफ उनकी बहुत बेहतर हो जाएगी। और आई एम श्योर। और ये मैंने देखा है, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सरप्राइजिंग है। एक स्टूडेंट मेरे पास आया, उन्होंने बोला कि जब मैंने उनको माइंडफुलनेस प्रैक्टिस की, मैंने कहा आप डू दिस ओनली फॉर 30 डेज, ठीक है? तो उन्होंने मेरे को क्या बोला कि मुझे ना पूरा दिन जितना कोर्स मैं या बुक खत्म करने में मेरे को लगता था, नाउ जो माई टाइम इज टू कंप्लीट द सेम कोर्स इज 3 hours. Imagine. मतलब 6 to 7 hours की स्टडी now is equal to 3 hours. This is magical. This is actually magical. So a very beautiful message. Let's practice mindfulness. Correct. बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत हेल्प मिलती है, माइंड क्लियर हो जाता है और लर्निंग स्पीड और कंसंट्रेशन और बेटर हो जाता है। ब्यूटीफुल। Amazing. And the last thing I would say is कि every student should have a mentor. Not teacher. I'm sorry. तो एवरी स्टूडेंट शुड हैव अ मेंटोर। नॉर्मली क्या होता है कि या तो टीचर हमारे मेंटोर होते हैं या हमारे पेरेंट्स, लेकिन मुझे लगता है कि देयर शुड ऑलवेज बी अ थर्ड वॉइस जो उनसे कनेक्टेड है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है
क्या होता है, देखो पेरेंट्स तो बोलेंगे ही, पेरेंट्स तो समझाएंगे ही, तो वो तो बच्चे ऐसे ही समझते हैं। एवरीडे इंटरेक्शन और दे टेक देम फॉर ग्रांटेड हाँ आल्सो। करेक्ट, वो सुनेंगे भी नहीं। टीचर का पर्सपेक्टिव बायस हो सकता है, जिस बच्चे के अंदर जो पोटेंशियल वो देखते हैं उसको देखते हुए वो बायसनेस आ सकती है। लेकिन अगर बच्चे के साथ कोई मेंटोर है, चाहे वो कोई रिलेशन में हो, रिलेटिव हो, कोई मतलब जिस पर वो फेथ भी करता हो, वो कॉन्शियस होना चाहिए कि वो फेथ है, ट्रस्ट है, और वो कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली क्या होता है कि बहुत सारी बातें लोग टीचर को नहीं कर पाते, स्टूडेंट्स, और बहुत सारी तो पेरेंट्स को भी नहीं कर पाते। तो वी नीड समवन जो हमारे बच्चों से कंसिस्टेंटली बात कर सके, वो कम्युनिकेशन कर सके कि क्या सही है और क्या गलत है, और ऑफ कोर्स वो फेथ होना बहुत जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो बात करना चाहते हैं, और कभी कभी इतना अच्छा लगता है कि वो रुकना ही नहीं चाहते, करेक्ट, बिकॉज देयर सो मच इनसाइड देम। और मुझे एक और चीज़ भी लगती है कि शायद पेरेंट्स इतनी विंडो देते ही नहीं है बच्चों को। तो हमारे पेरेंटिंग में एक कॉन्सेप्ट है, कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट। ये पेरेंट्स के लिए है, कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट। तो एज अ पेरेंट हम क्या करते हैं, बच्चे की बात सुनते हैं, और पूरी कंप्लीट नहीं होती उससे पहले हम उनको बताते हैं आपको ये करना चाहिए था, दिस इज व्हाट यू शुड हैव डन। पर लेकिन हमने बात तो सुनी नहीं अपने बच्चे की पूरी। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, क्या लूज करा हमने यहाँ पे, बच्चे के साथ एक ट्रस्ट लूज कर दिया। क्योंकि मम्मी पापा को कुछ भी बताओगे तो वो अपने सजेशंस देंगे, ये गलत था, ठीक था। तो पहले एक कनेक्शन बनाइए, और अगर आपको करेक्ट करनी है तो वेट कीजिए उस राइट टाइम का, उस मोमेंट पे मत कीजिए, शायद कुछ देर बाद या नेक्स्ट डे बात करिए, और उनको समझाइए कि अगर मैं इस जगह पर होता तो शायद मैं ये कॉल लेता या ये बेटर होता। ऐसा भी सोच कर देखो। और मैंने क्या किया, पॉजिटिव वर्ड्स यूज करें। आई थिंक पॉजिटिव वर्ड्स एक नेक्स्ट चीज़ है, मैं आपसे बात करना चाहूँगी। पॉजिटिव वर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। मतलब सब कुछ वहीं से शुरू होता है, मुझे लगता है कि अगर जैसे मैंने कहा ना, जब हम बात कर रहे थे, जब हम बच्चों के सामने स्कूल के बारे में क्या बात कर रहे हैं, स्कूल के बारे में, टीचर्स के बारे में क्या बात कर रहे हैं, एट द सेम टाइम हम अपने फैमिलीज में बाकी लोगों के बारे में क्या बात कर रहे हैं। अब जैसे एक फैमिली में एक बहुत कॉमन हैबिट होती है गॉसिपिंग अबाउट अदर्स, उनके चाचा, उनके मामा। अब ये बहुत ज्यादा होता है, बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, आई थिंक हर फैमिली में है। आप आज ये देखिए, हमारे बच्चे जो, अब मेरे तो छोटे, आपके तो बड़े बच्चे हैं, आप बताइए कितने कंफर्टेबल है वो रिलेटिव्स के यहाँ जाने में। जीरो, दे हैव नो इंटरेस्ट नहीं होता है। वो फ्रेंड्स के यहाँ चले जाएंगे, फ्रेंड्स के बर्थडे, शादी, हर चीज फ्रेंड्स के साथ कुछ भी कर लेंगे, लेकिन अपने रिलेटिव में जाना नहीं चाहते। और हम सोचते हैं क्या यार तुम तो क्या यानी कर कि रहे हो? हमारी गलती है। मेरा ये मानना है, ओके, क्योंकि ना आपने ना उनको वो जोन ही नहीं दिया। आपने हमेशा से बताया कि यार उनके यहाँ पर ये इश्यूज हैं, वो ऐसा बोलते हैं हमारे बारे में, हम उनके बारे में, वो कंसिस्टेंटली, हो सकता है कुछ लोगों के बारे में ना सुना हो, लेकिन एक वो परसेप्शन मिल जाती है कि रिलेटिव्स हैं तो ऐसे होते हैं, खराबी होते हैं। पर अगर यहाँ पर हम स्टूडेंट्स को लेके चले और हम उनके माइंडसेट को लेके चले और वर्ड्स के बारे में उनको समझाएं, तो पॉजिटिव वर्ड्स का क्या रोल है उनकी लाइफ में। क्योंकि एज अ पेरेंटिंग कोच मैंने देखा है पेरेंट्स बहुत सारे नेगेटिव वर्ड्स यूज करते हैं, एंड दीज नेगेटिव वर्ड्स समहाउ दे आर एच्ड इन देयर हेड। ये तो तुमसे होगा ही नहीं, ये तो तुम कर ही नहीं पाओगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तुम तो बचपन से ही ऐसे निखट्टू हो। और ये जो टैग्स हम देते हैं तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप पेरेंट्स के लिए? सबसे पहले देखिए, ये तो मुझे लगता है आपने मैसेज दे दिया ऑलरेडी, क्योंकि मैंने, अब आप ये सोचिए हाउ इम्पोर्टेंट आर वर्ड्स। अब देयर इज अफ्रीका में देयर इज अ प्लेस, अफ्रीकन कंट्री है वो, जहां पर पेड़ को काटा नहीं जाता। वहां जब किसी पेड़ को काटने की जरूरत पड़ती है घर बनाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो लोग उसके साथ सर्कल बना के असेंबल करते हैं और उस पेड़ को नेगेटिव बातें बोलते हैं, गालियां देते हैं, अब्यूज करते हैं। और वहां देखा जाता है, ये यूट्यूब पर मिल जाएगा लोगों को, और वहां ये देखा जाता है कि वो पेड़ कुछ ही दिनों में सूखने लगता है। तो क्या हम ये नेगेटिव वर्ड्स बोलकर अपने बच्चों को इतना हार्म कर रहे हैं? आप इससे भी ज्यादा शायद उनका बिलीफ सिस्टम बिल्कुल जीरो हो रहा है। आप, क्योंकि क्या है ना, देखो हमें क्या लगता है कि हम उनको क्या बताते हैं, हम उनको बता रहे हैं कि दुनिया में जीना मुश्किल है, अच्छे लोग नहीं मिलते, पैसे कमाने की जरूरी है, पेड़ पे नहीं उगते। अब आप ना, ठीक है मैं समझ रहा हूँ आप उनको फ्यूचर के लिए रेडी कर रहे हो, लेकिन आप उनको बहुत सारी चीजें गलत बता रहे हो। अब एक बात बताइए, अ पर्सन हु इज 21, आज उसकी 500-700 करोड़ की कंपनी है,
तो पेड़ पे नहीं उग रहे हैं क्या पैसे? 21 साल में क्या कोई सक्सेसफुल नहीं है? क्योंकि हम नहीं हुए तो हमें लगता है कि मेरे को सिखाना जरूरी है, जो कि पेरेंट्स का इंटेंट ठीक नहीं है। लेकिन पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा कि आपके उस इंटेंट की वजह से उसका जो पोटेंशियल वो जो अचीव कर सकता है वो कहाँ जा रहा है। फिर वो तो आप जो बोल रहे हो उनको, ठीक है, वो बहुत सारी चीजों में सही नहीं हो सकते, क्योंकि हमें तो ऑलराउंडर बच्चा चाहिए, सब कुछ अच्छा करता हो। ये क्या गलत नहीं है क्या? एंड वही हमने, जैसे हम बोले कि हम एक फिश को पेड़ चढ़ाने की बात कर रहे हैं आज के टाइम में, और जो कि बहुत गलत है। अगेन थॉट हमारा क्या है, हमारा थॉट, मैं ये वापस से मैं बोल रहा हूँ कि पेरेंट्स की पूरी गलती नहीं है, उन दोनों ने सीखा वही सिखा रहे, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे बच्चे के लिए क्या सही होगा फॉर लॉन्गर पीरियड। ये सिर्फ ये नहीं कि इंजीनियर बन जाएगा तो लाइफ में बहुत अच्छा कर लेगा। आज जो इंजीनियर नहीं है वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं ना लाइफ में, बहुत अच्छा कर तो रहे हैं। उन्हें चूज करने दें। और आप उनके बारे में कोई भी सहमति क्यों बना रहे हैं? अगर आज कोई मुझे ये बोले कि अमित, आज मुझे कोई मेरा स्कूल का कोई दोस्त आज मुझे देख ले, तो वो यकीन ही नहीं करे ये अमित है। जब मैं स्कूल में मैं पढ़ता ही नहीं था, और मैं जितनी भी कोशिश कर लूं मैं पढ़ नहीं पाता था, ठीक है, मैंने कभी बहुत ज्यादा स्कोर नहीं किया। आपकी जर्नी तो बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव रही है, कहाँ से स्टार्ट करा और कहाँ पहुँच गए। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं वर्ड्स में पावर थी? आपको ऐसा लगा कहीं सपोर्ट? नहीं, मुझे हमेशा से लगा। मेरे को ना, अब ये सोचिए कि इन स्पाइट ऑफ नॉट वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, मेरे डैड ने मुझे हमेशा बोला कि मैं तुम्हें बहुत अच्छा करना लाइफ में, और मुझे बोलते थे कि बेटा मैंने ना बहुत मेहनत किया है, बट मैंने ना कर ली बहुत मेहनत, आई वांट टू रेस्ट। तो एंड मैं तभी आराम कर सकता हूँ जब तुम अच्छा करोगे। और सोचिए मेरे बड़े भाई भी हैं, ठीक है, Okay. वो सब है मेरे घर में, लेकिन वो मुझे ही बोलते थे, पता नहीं क्यों, मैं सबसे छोटा था सब, तो सिर्फ मेरे को ही बोलते थे। और मुझे लगा कि यार ये जो वर्ड है ना, ये मुझे लगा मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मोटिवेशन थी। उन्होंने मेरे को कभी नहीं बताया कि अमित तुम्हारे कम मार्क्स आते हैं, ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको, कभी नहीं बोला बहुत कम मार्क्स हैं, ये है वो है। मैं पास भी हो जाता था तो बोलते चल ठीक है यार, गुड यार, अब आगे आगे मेहनत करना, आगे जाके मेहनत करना। और मैं आपको बता दूं कि मेरे को ये नहीं पता कि उनको ये पता था या नहीं पता था कि क्या बोलना है इसको, लेकिन मुझे लगता था उन्होंने ना मुझसे ये एक्सपेक्ट भी किया हुआ था कि चल ठीक है यार, थोड़ा नहीं आते इसके मार्क्स, कोई बात नहीं, चलो, बट इसका मोटिवेशन हम इसको जाने नहीं देते, क्योंकि इसी से एक्सपेक्टेशन है हमारी। बहुत ब्यूटीफुल बात है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी, सो आई मिस माई डैड अ लॉट, ही इज नो मोर, बट आई थिंक आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव अ चाइल्डहुड लाइक दिस, द वे my parents have raised me, especially my dad. In my early years, it was amazing. Correct. He gave me something that the Spanish calls as confianza. Confianza is a beautiful thought. It's about giving you the freedom to think and act. तो हम क्या कर रहे हैं, उन्होंने मुझे पूरा फ्रीडम दिया टू थिंक एंड एक्ट, और कभी भी लाइफ में ये प्रेशर नहीं दिया, not because of my gender or the societal expectations कि ये नहीं कर सकते. And he always used to tell me, go for it, do it. Correct. So I think that was the best gift he had ever given me. Confianza. And यही मैं बच्चों को encourage करती हूँ, और पेरेंट्स को बोलती हूँ कि हर पेरेंट को अपने बच्चों को ये कॉन्सेप्ट देना चाहिए, फ्रीडम टू थिंक एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। करेक्ट। क्योंकि जब वो अपनी मर्जी से करेंगे तो उनका पैशन बहुत ज़्यादा होगा, वो खुद चूज करेंगे तो उनको ये भी एक फीलिंग होगी कि भाई उन्होंने डिसाइड किया है, आई हैव टू प्रूव इट टू माई पेरेंट्स। एंड विद दिस थॉट जो फ्रीडम होती है ना उड़ने की, गिविंग देम विंग्स इज ब्यूटिफुल, इट इज़ ब्यूटिफुल। और अगर हम इसी को अगर दूसरे तरीके से देखें, अगर आपको बोलें अरे मैं डॉक्टर हूँ, आपको भी डॉक्टर बनना है, तो वी आर चॉपिंग देयर विंग्स। अगर नहीं है उनका इंटरेस्ट या इंटेंशन नहीं है तो वी कैन नॉट जस्ट फोर्स देम टू डू दैट। आई थिंक यहाँ पर भी पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है कि प्लीज़ गिव देम पॉजिटिव वर्ड्स एंड मेक श्योर यू टेल देम दैट येस यू कैन डू इट, यू कैन अचीव इट। और कॉन्फिडेंस में एक और ब्यूटीफुल बात यह आती है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत इंस्पायर्ड और एक बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल एनवायरनमेंट दिया है। तो क्या हम अपने बच्चों को वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट दे रहे हैं, वो इंस्पिरेशन दे रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट। जैसे ना ये बहुत होता है कि ये हमने सुना भी है कि हमारे बच्चे वो नहीं करेंगे जो हम उन्हें बोलेंगे, दे विल सी एंड देन दे विल फॉलो। आज जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं स्कूल कॉलेजेस में मैं उतना नहीं पढ़ा, ठीक है, बट एज सून एज आई गॉट इनटू जॉब आई वाज ऑलवेज टॉप परफॉर्मर। आई डोंट नो हाउ, बिकॉज मुझे पता था कि दिस इज द ओनली थिंग आई नो इज लाइक, मैं हमेशा से बोलता था कि यार मैं इतना इंटेलिजेंट तो हूँ नहीं, तो आई हैव नो ऑप्शन बट टू वर्क वेरी हार्ड, द हार्डेस्ट। एंड मुझे लगता है मैं वहां से ग्रो हुआ। आई हैव अ लाइब्रेरी एट होम राइट नाउ, आई हैव गॉट क्लोज टू 2000 बुक्स,
जिसमें से आई हैव रेड अराउंड 7 to 800 बुक्स आई हैव ऑलरेडी रेड. मतलब नाउ आई रीड सो मच. सोचिए एज अ स्टूडेंट मैं नहीं पढ़ा कभी, लेकिन धीरे 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 मुझे समझ में आता रहा कि किताबों की इंपॉर्टेंस क्या है. तो एक और चीज मैं यहाँ पर सजेस्ट करूंगा सभी स्टूडेंट को कि आई नो योर बुक्स आर टू मेनी, योर करिकुलर इज टफ टाइट. ऑलवेज इंकलकेट एनी सेल्फ हेल्प बुक इन योर शेड्यूल. यू शुड. क्योंकि क्या है ना, कोई किताब होगी जो आपको रिलेशनशिप के बारे में सिखा रही होगी, कोई किताब होगी जो आपको डिसिप्लिन के बारे में सिखा रही होगी. अगर मैं तो कहूंगा जैसे हर किसी स्टूडेंट को मस्ट रीड, देयर इज अ बुक कॉल्ड ब्रायन ट्रेसी की, बहुत अच्छी खूबसूरत किताब है, नो एक्सक्यूज, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन. रियली ब्यूटीफुल. तो आप सोचिए कि कितना कुछ सीखने को मिलेगा. यू रीड अबाउट एटॉमिक हैबिट्स, जहां पर आपको ये पता चलेगा कि इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ द चेंज इन योर शेड्यूल कैन लीड टू द बिगेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स इन योर लाइफ. तो वो एटॉमिक हैबिट से समझ में आ जाएगा. अगर आप ये समझोगे कि यार आई एम नॉट अ वेरी पॉजिटिव पर्सन और मे बी आई थिंक लॉट ऑफ नेगेटिव इन माई हेड, देन यू शुड रीड द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड. एंड ऐसे नहीं कि आपको ये 2 दिन में खत्म करनी, अरे 1 महीने में खत्म करो ना, 2 महीने में खत्म करो ना. एक बहुत ही खूबसूरत किताब है. अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है दैट आई सी पीपल अराउंड मी विद ग्रेट स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बट आई एम लिटिल वीकर, देन यू शुड रीड अ बुक कॉल्ड माइंडसेट बाय कैरल ड्वेक. अब मुझे लगता है कि माइंडसेट पर इससे खूबसूरत किताब आज तक लिखी ही नहीं गई है. और एक मैसेज मैं यहाँ स्टूडेंट्स को देना चाहूंगी कि बुक्स रीड करना बहुत मुश्किल नहीं है. दैट्स नंबर 1. नंबर 2, सारी बुक्स ऑडिबल पे अवेलेबल होती हैं. व्हाइल यू वॉकिंग यू कैन ट्राई लिसन. नंबर 3, अगर बिल्कुल टाइम क्रंच है और एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो यूट्यूब पे बहुत सारी बुक्स की समरीज हैं. और सर आप तो इतना अमेजिंग बुक क्लब चलाते हैं, सो देयर सच ब्यूटीफुल समरीज वेयर टू द क्रक्स, कहते हैं ना, हिट द बुल्स आई, सीधा डॉट, वहीं पर मैसेज क्लियर हो जाता है. तो वी आर ब्लेस्ड, दिस जनरेशन इज ब्लेस्ड. अगर चाहें तो दे कैन लर्न अ लॉट. मुझे ऐसा लगता था शुरू में जब मैंने अपना करियर स्टार्ट करा या तो कुछ चैलेंजेस आते थे. मैंने रियलाइज करा बहुत सारी बुक्स पढ़ने के बाद देयर इज समथिंग नोन एज एटीट्यूड. सो जेफ केलर की एक बहुत पॉपुलर बुक है, एटीट्यूड इज एवरीथिंग, एंड इट इज एक्चुअली एवरीथिंग. उस एटीट्यूड की वजह से आई एम हियर सिटिंग विद यू एंड डूइंग दिस पॉडकास्ट बिकॉज दैट्स माय एटीट्यूड. आई थिंक ये बुक सभी को पढ़नी चाहिए. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट. आई थिंक मुझे याद है ये उन किताबों में से एक है जो मैंने अपने इनिशियल डेज में ही पढ़ी थी. अमेजिंग बुक, बिकॉज एक्चुअली क्या है ना, हर चीज पर्सपेक्टिव ही तो है. एवरीथिंग स्टार्ट्स विद द एटीट्यूड. इट्स ऑफ रेड कलर और मुझे लगता है मेरी भगवद गीता तो यही है, माय डे स्टार्ट्स विद इट. एंड बहुत छोटी सी बुक है, बहुत छोटी सी बुक है. अब हम लोगों से, अब स्टूडेंट्स को बताएंगे कि अगर हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन्हें समझाना है तो हम कैसे समझाएंगे. दैट इज नंबर 1. और ये लोग अपनी लाइफ में कैसे फॉलो कर सकते हैं अपने रिजल्ट्स को लेकर. ओके, तो सबसे पहले क्विक टिप देता हूँ मैं इसके बारे में. फर्स्ट इज सभी स्टूडेंट्स को अपना विजन बोर्ड जरूर बनाना चाहिए. Okay. All of them must have a vision board. विजन बोर्ड इज बेसिकली नथिंग बट अ बोर्ड ऑन विद अ येलो चार्ट पेपर, जहां पर आप उन ड्रीम्स को पेस्ट करते हो जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो. एज अ स्टूडेंट आप चाहते हो कि मैं इतना स्कोर करूं, मेरा कोई एंट्रेंस एग्जाम मेरा क्लियर हो जाए, या मैं किसी कॉलेज में मेरा एडमिशन हो जाए. तो आई नो पीपल राइट नाउ हु क्लियर देयर IITs. I know people who they are CAs now. Wow. Thousands of them. They get in Thousands touch of with. success stories just with the help of vision board. Vision board. Amazing. उन्होंने कहा कि मैंने विजन बोर्ड पे लगाया था, एंड सिंस देन एंड बहुत सारे लोग इतना प्रिसाइज बोलते हैं कि सर मेरे को लगता था कि मैं बहुत अच्छा नहीं कर पाऊंगा एज अ स्टूडेंट, और मैंने ना 12th स्टैंडर्ड में मैंने ऐसे लिख दिया कि चलो ठीक है यार 72% लिख देता हूँ, ये अच्छा सा नंबर है, 70+ आना चाहिए मेरा. और कहते कि सर मैं क्या बोलूँ आपको, पता आई विश मैं कुछ और लिख देता. एग्जैक्टली 72.3 समथिंग उसके मार्क्स है. कहते कि मैंने सेम जो मैंने आपका पूछा वो मैंने वीडियो बनाया था, मैंने वो अपने फ्रेंड को दिया. कह रहे कि वो उसके हम दोनों ने 72 लिखा एंड दैट पर्सन स्कोर्ड अराउंड 69 समथिंग स्कोर. कह रहे कि हमारे लिए बहुत अनबिलीवेबल था. बिल्कुल. क्योंकि एक वक्त पर हम ये सोच रहे थे कि यार चलो 60+ तो जो हमारे मार्क्स है वो आ रहे थे, एवरेज 60+ हम कर रहे थे, तो हमें लग रहा है यार कि क्या करेंगे. एंड विद द सेम थॉट लॉट ऑफ पीपल, अभी मेरे को कुछ CA का रिजल्ट आया, मेरे को कितने सारे लोगों ने मैसेज किया कि सर मैंने अपना CA क्लियर किया क्योंकि आई फॉलोड द विजन बोर्ड एक्सरसाइज आपने जो बताई थी यूट्यूब पर. बहुत सिंपल, ऐसा कुछ वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं है. विजन बोर्ड पर आप वो सारी चीज़ें लिखो जो आप अल्टीमेटली मैनिफेस्ट करना चाहते हो,
और रोज 2 मिनट उसके सामने खड़े रहो। क्या हम अपने सब्जेक्ट वाइज मार्क्स भी लिख सकते हैं? हाँ, क्या हमें बिल्कुल। चाहिए? क्या हम Exactly. ये भी मेंशन कर सकते हैं हमारा ड्रीम कॉलेज कौन सा होगा, Correct. कैसी लाइफ होगी? बिल्कुल, इमेज ढूंढो जो ड्रीम कॉलेज है, आप उसकी इमेज कलर प्रिंट आउट लेकर अपने इस पे लगा दो, विजन बोर्ड पर। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा। मतलब अभी आप ये समझिए कि 22 अप्रैल को, सॉरी 22 दिसंबर को मैंने विजन बोर्ड की एक्सरसाइज कराई थी कि 2025 के लिए विजन बोर्ड आप बनाइए। By now I have received on Instagram more than 5,000 Amazing. विजन बोर्ड, और जिसमें से मैं आपको बताता हूँ, मेरे को वापस से पलट के आई थिंक 500-600 लोगों ने मेरे को वापस से बोला है। अभी कितना 2 महीना भी नहीं हुआ है अभी तक, मेरे को 500-600 लोगों का मैसेज आ चुका है कि उस विजन बोर्ड से 1 विश, 2 विश, 3 विश, 4 विश कंप्लीट हो चुके हैं ऑलरेडी। ये बिल्कुल ट्रू है। आई टेल यू माई ओन एक्सपीरियंस। जैसे हम ग्रोसरी का लिस्ट बनाते हैं ना कि ये चीज़ें मुझे ऑर्डर करनी है, ऐसा मुझे मेरे एक फ्रेंड ने बताया था और मैंने लिटरली लिखी। पहले मुझे बहुत हंसी आई, क्या ये सच होगा, कभी सच होगा? लाइक इतनी लंबी लिस्ट, क्योंकि ग्रोसरी की लिस्ट तो बहुत लंबी होती है। आई डिड मेक अ लिस्ट एंड बिलीव मी व्हेन आई से दिस, बहुत सारे टिक्स लगाए उसमें। Correct. इट एक्चुअली केम ट्रू। आई स्टिल रिमेंबर आई वाज एट अ कॉफी शॉप विद माई फ्रेंड एंड वी वर जस्ट हैविंग अ डिस्कशन अबाउट वर्क। विजन बोर्ड की आप बात करें तो टिश्यू पेपर लिया था और हमने अपना टारगेट लिखा था वहाँ पे कि दिस शुड बी माई ड्रीम इनकम, दिस इज द अमाउंट आई शुड मेक। और मुझे लगा सपना तो बड़ा ही देखना चाहिए ना, तो एक बड़ा सा अमाउंट लिखो। Correct. वो बड़ा सा अमाउंट लिखा और आई वाज जस्ट चेकिंग, वो टिश्यू अभी तक संभाल के रखा हुआ है और उस पर टिक आ गया है। Amazing. सो आई एम सो प्राउड गाइस, दिस वर्क्स। मैं सभी स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहूँगी, विजन बोर्ड बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें लिखिए, छोटी छोटी चीज़ें लिखिए, अपने छोटे छोटे गोल्स लिखिए एंड सी देम कमिंग ट्रू। Correct. तो विजन बोर्ड को कहाँ लिखना चाहिए, कहाँ प्लेसमेंट होनी चाहिए? नॉर्मली आप घर में जहाँ पे सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो, अपने स्टडी टेबल के आसपास या अपने अपने बेडरूम में, जहाँ पर आप उसे सुबह उठते ही आपकी आंखें जाएं, या आप उस कमरे में सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो, जैसे स्टडी रूम है, नॉर्मली बिल्कुल बिल्कुल। तो विजन बोर्ड आपकी नज़र के सामने होना चाहिए, विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और गोल भी हमें पता होना चाहिए। दिस इज एग्जैक्टली वी वांट एंड आई एम टेलिंग यू, दिस इज ऑल मैजिकल, दिस एक्चुअली वर्क्स, दिस हैपेंस। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लोग कहते हैं कि आप अपनी ड्रीम जॉब के लिए भी वर्क कर सकते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स। मतलब मैं तो बोलता भी हूँ कि मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम जॉब इज द इजीएस्ट विद लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन। इजीएस्ट, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा। कुछ स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है कि हम लाइफ में क्या करेंगे, तो क्या हम उनको ड्रीम लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं कि दिस इज द काइंड ऑफ लाइफ आई वांट टू लिव? देखिए, दोनों चीज़ें हैं इसमें। बहुत सारे लोग, पीपल आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट द करियर और द कंपनी ऑल्सो। ओके, कि मेरे को इसी कंपनी में जॉब चाहिए या मुझे इसी तरह का प्रोफाइल चाहिए। तो मुझे तो लाइफ से तो मुझे लगता है लाइफ, लोग एज सच, लाइफ इज अ ब्रॉडर टर्म इन टर्म्स ऑफ मैनिफेस्टेशन की गुड लाइफ का डेफिनेशन बहुत कुछ अलग हो सकता है। और जैसे ही आप कोई एक पर्टिकुलर अचीवमेंट करते हो, आप ना फिर कुछ और अगला सोचने लगते हो। यू ऑलवेज हैव अ नेक्स्ट गोल। तो रादर मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में कीप अ वेरी जिसको आप काउंट कर सको, काउंटेबल होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए वो। और जब आपके पास वो स्पेसिफिक होता है, एग्जैक्ट होता है, प्रिसाइज होता है, जैसे मार्क्स के बारे में बात की, मेरे को 90% मार्क्स चाहिए, वो आपको होना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते मैं आई वांट टू पास विद गुड एग्जाम्स। नो, देयर इज नथिंग कॉल्ड गुड एग्जाम्स। अ स्टूडेंट लाइक मी 50% वाज गुड, अ स्टूडेंट लाइक यू मे बी 95% विल बी गुड। तो ये आपका डेफिनेशन, आप बताओ कि आपका क्या है, आपको वहां पे प्रिसाइज होना पड़ेगा। दूसरी चीज यहाँ पर क्या है कि अगर कोई भी इंसान जब वो मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में है और जब वो थोड़ा सा अपना ना, जब वो देखना चाह रहा है कि यार मैं किस तरह की लाइफ को लीड करूंगा या किस तरह की कंपनी में अपनी जॉब को मैनिफेस्ट करना है, आपको पूरा प्रोसेस मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आप ये देख रहे हो कि लेट्स से यू आर स्टूडेंट एंड यू वांट टू पास समथिंग, और आप कोई एंट्रेंस देकर किसी जॉब में जाना चाहते हो, चाहे गवर्नमेंट सर्विसेज है, चाहे प्राइवेट सर्विसेज है। तो विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए, मुझे क्या करना है, और उसका प्रोसेस भी कि आप जा रहे हो, आपको उसी में एक टेक्निक आती है, इसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन टेक्निक, जो विराट कोहली बहुत करते हैं। विजुअलाइजेशन टेक्निक में आपको विजुअलाइज करना है कि दैट लेट्स से फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप एलिजिबल हैं उस जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए जाते हैं। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप यू आर वेल सूटेड बूटेड, या जो भी नीडेड, यू आर इन योर बेस्ट कॉस्ट्यूम, है ना। तो उसके बाद जब आप वहाँ पर पहुँचते हैं और जब आप देखते हो तो रिसेप्शन पर वेट करते हो, फिर आपका नाम कॉल होता है, आप अपना CV देते हो पहले उनको, फिर आपका नाम बुलाया जाता है, देन यू गो एंटर द रूम एंड देन यू सी 2-3-4 स्माइलिंग फेसेस, बहुत पॉजिटिव लोग दिख रहे हैं आपको, लोग बहुत मुस्कुरा रहे हैं, दे वेलकम यू। आप उनके सामने बैठते हो, देन दे आस्क यू क्वेश्चंस,
एंड जितने भी सवाल वो पूछते हैं आप यू आर वेरी कंफर्टेबल अबाउट इट, आप उनके अच्छे से जवाब देने की कोशिश करते हो। कुछ वो सवाल पूछते हैं जो एक दो सवाल आपको आते ही नहीं है, बट दे काइंड ऑफ इग्नोर इट कि चल ठीक है कोई बात नहीं, इसके बारे में बताओ, इसके बारे में बताओ। एंड एज सून एज वी फिनिश द इंटरव्यू they give me so much of positivity. Wow. They say कि we liked what you said and we would love to have you in the company. This is sounding more like a movie. It's तो a हम movie. शायद अपने लिए मूवी बनाएं हाँ. और हम उसी में हम एक मेन कैरेक्टर्स हैं and we see ourselves doing something really really nice and great, amazing. तो हम स्टूडेंट्स को भी ऐसा बोल सकते हैं कि वो स्कूल यूनिफॉर्म में रेडी Yes. होके एग्जाम के लिए जा रहे Absolutely, हैं they must do it. They must और do it. जैसे ही क्वेश्चन पेपर उनके हाथ में आता है and they feel like wow, Wow. ये तो सब कुछ मुझे सब कुछ आता मुझे है। आता है, ये सब कुछ मुझे आता है। Wow. तो ये बहुत प्रिसाइसली आप जितना अच्छे से करेंगे ना, क्योंकि देखिए ये क्या होता है, आप खुद सोचिए, बहुत सारे स्टूडेंट ना लिख लिख के काम करते हैं। जब एग्जाम पेपर सामने आता है ना और उसको उन्हें सॉल्व करना था, उनको ना उनकी मेमोरी में वो इमेजेस वापस से आ जाती हैं कि मैंने इसको सॉल्व किया था तो उस कॉर्नर पर मैंने ना बुक के लेफ्ट कॉर्नर पर मैंने इसका आंसर लिखा था, वो इसको भी विजुलाइज कर पाते हैं। Absolutely. और अगर आप ये सोचिए जब आप इस प्रिपरेशन से जाते हैं वहां पर कि आप पूरा मेंटली आपने एक मूवी मेकिंग मेथड बोल दिया, या आप इसको बोल सकते हैं मेंटल रिहर्सल आपने की कि आप जो होना चाहते हैं वो आप सोच चुके पहले से ही। मैं आपको बताता हूँ कि यूनिवर्स विल हेल्प यू टू मैनिफेस्ट एवरीथिंग। आप अच्छे से एग्जाम देते हो, आप टाइम से पहले, ठीक है, अपना सारे के सारे एग्जाम्स, अपने क्वेश्चन सारे कंप्लीट करते हो, एंड यू आर सो हैप्पी अबाउट इट। आपके अंदर बहुत अच्छी एनर्जी है, एंड में थोड़ा वक्त मिलता है, आप पूरा रिवाइज भी कर रहे हो, आप देख रहे हो मैंने कोई गलती तो नहीं किया, एंड यू आर सो गुड, यू हैव सो मच ऑफ एनर्जी, यू आर टेकिंग एक्स्ट्रा शीट्स इफ नीडेड, यू आर डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल, एंड देन you submit your paper, you come back home, you thank God, and then you meet your parents and they are happy, you are happy, and as soon as the result comes, and it is exactly the same marks which you manifested. Wow. ऐसा अगर सारे स्टूडेंट्स सोचे and life is going to be so beautiful. Absolutely. Actually the thing is, लोगों को लगता है कि ये इतना आसान कैसे हो सकता है, इसलिए सब लोग उसको फॉलो नहीं करते। लेकिन you talk about Einstein, you talk about Wright brothers, everybody, जितनी भी बड़े बड़े इन्वेंशन हुए, before they actually did it, they visualized it. Absolutely. एडिसन ने बल्ब बनाया, ये तो नहीं था ना कि वो कुछ और बना रहे थे, बल्ब बन गया, नहीं, वो बल्ब ही बना रहे थे। 10,000 बार फेल भी हुए, लेकिन बिकॉज उन्होंने वो माइंड में आ गया था, उन्होंने विजुलाइज कर लिया था कि नहीं ये हो ही जाएगा यार, एंड दे वर्कड फॉर इट। ठीक है, तो मुझे लगता है कि विजुलाइजिंग योरसेल्फ, बीइंग अ सक्सेसफुल पर्सन इन योर ओन डेफिनेशन, कि आपकी डेफिनेशन क्या है, इसको कंसिस्टेंट प्रैक्टिस में डालना चाहिए। मेंटल रिहर्सल किसी भी इंटरव्यू, किसी भी एग्जाम से पहले आपको करनी चाहिए कि आप क्या देखना चाहते हो, एंड आई एम टेलिंग यू द जर्नी विल बिकम मच मोर स्मूथर। आपको ना मतलब अगर कोई इसको करना शुरू कर देगा एंड अलॉन्ग विद माइंडफुलनेस, तो मेरा ऐसा मानना है कि उनकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन का जो मैजिक है वो बहुत ही स्मूथली चलेगा, और हम ये भी समझ जाएंगे कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी क्रिएट हो रहा है वो हम खुद कर रहे हैं। वी आर द क्रिएटर जो हम अपनी लाइफ को बिल्ड कर रहे हैं, एवरी मोमेंट वी आर बिल्डिंग इट। कितना ब्यूटीफुल मैसेज है। मूवी के डायरेक्टर्स भी हम हैं, एक्टर्स भी हम हैं, Yes. और हमें अपनी मूवी, अपनी लाइफ की मूवी बहुत कलरफुल बनानी है, द वे वी वांट टू लिव। आई थिंक इससे ब्यूटीफुल बात हो ही नहीं सकती, और हर एक को फ्रीडम है टू चूज एंड लिव द लाइफ द वे यू वांट टू। बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आपने इसको समझाया, एंड आई एम होपिंग कि सभी स्टूडेंट्स को ये मैसेज मिले और वो ट्राई करें, एक विजन बोर्ड बनाएं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिएट अ मूवी। और अमित सर ने बोला था कि प्लीज़ हार्ड वर्क जो उन्होंने भी करा है वो भी साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हम बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, उसमें वर्ड में शायद आपने बहुत बार बोला एक्शन तो आता ही है, तो दैट एक्शन यू हैव टू टेक, यू आर द एक्शन टेकर्स, और बाकी सब कुछ आई एम श्योर बहुत पॉजिटिव होगा, बहुत पॉजिटिव। एक और बात यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट आती है, जैसे सुबह उठकर हम एफर्मेशंस की बहुत बातें करते हैं। एफर्मेशंस बहुत लेट मुझे समझ आया, क्योंकि जब तक पढ़ना शुरू किया, जब तक बुक्स में इंटरेस्ट आया, आई थिंक आई वाज ऑलमोस्ट 35 व्हेन आई स्टार्टेड दिस। क्या हम ये मैसेज स्टूडेंट्स को जो ग्रेड 10th और 11th 12th के एग्जाम्स दे रहे हैं, उनको अगर हम एफर्मेशन समझाना चाहें, और वो कैसे उसको फॉलो कर सकते हैं? देखिए, फॉर स्टूडेंट्स आई वुड से रेगुलर अफर्मेशंस नहीं करनी चाहिए। ओके, आई वुड सजेस्ट आई एम अफर्मेशंस पे फोकस करना चाहिए। आई एम एफर्मेशंस, ओके, एनी स्टेटमेंट व्हिच स्टार्ट्स विद आई एम। ऐसा कहा जाता है कि जब आप अपनी एफर्मेशंस में आई एम ऐड करके शुरू करते हैं, जैसे आई एम
healthy, I am wealthy, I am intelligent. Anything you start with I am, आप कुछ भी बना सकते हैं पीछे. I am and a positive word. Positive word और positive statement. What you really want to become. Okay. Correct. जब आप इसको करते हो तो this goes to your subconscious even faster. Wow. And plus this the same message goes to universe even quicker. तो मैंने आई एम का तो मैंने मैजिक बहुत ज़्यादा देखा, स्पेशली विद स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स क्या होता है, क्योंकि उनका एक रूटीन होता है, अपने उस पर काम करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते. तो अगर वो एक चीज़ भी करें कि आप यूट्यूब पर जाइए या गूगल पर जाइए, चैट जीपीटी पर जाइए, आई एम अफर्मेशन 10, 15 या 20 आप बहुत सिंपल है, आराम कहीं से से भी मिल नोट जाएंगे, कर जो सकते हैं जिससे आप सबसे ज्यादा रिलेट कर पाते हो अपने लिए. नॉट Okay. नेसेसरी एवरीबडी वांट्स टू लुक ब्यूटीफुल और हैंडसम. तो यू कैन रिमूव दोस, जो भी आप चाहते हो बेसिकली वो भी है, वो भी आप डाल सकते हो. लेकिन जिन आई एम अफर्मेशन से आप रिलेट कर सकते हो आप वो लिखिए. पेपर पेन से लिखिएगा, नो टाइपिंग, नो प्रिंट आउट. Okay. हाथ से लिखना है आपको. जब आप हाथ से लिखोगे उसको ना अपने मिरर पे लगा दो, मिरर के साइड में लगा दो, और आप उसको हर मॉर्निंग में और हर इवनिंग में आप रोज पढ़ोगे, इफ पॉसिबल लाउडर. Okay. अगर इफ यू आर नॉट ऑकवर्ड कि घर में बाकी लोग हैं, कोई टेंशन नहीं है, तो लाउड इसको पढ़ोगे आप. एंड मैं इसका तो मैं आपको मैजिक बताता हूँ कि एनीबडी कैन सी द मैजिक इन 2 weeks. 2 weeks. 2 weeks. चैलेंज लेते हैं, बताइए. हाँ, तो 2 हफ्ते आप क्या कीजिए, 2 हफ्ते तक आप ये 2-3 चीजें कर लीजिए. पहला, सबसे पहले आई एम अफर्मेशन स्टार्ट कीजिए, Okay. और अदर डू इट फॉर 21 days. ठीक है, लेट्स डू 3 weeks. Okay. 21 दिन तक हमें क्या करना है, हर रोज सुबह और हर रोज शाम को हमें आई एम अफर्मेशंस करनी है, मॉर्निंग में, इवनिंग में, और वो एक बार लाउड पढ़नी है. यू नो, कुछ किसी कोई भी जो भी आपने स्टेटमेंट बनाई है, 10 या 15 या 20 जो भी आपने बनाई है. पहला, दैट्स फर्स्ट थिंग. सेकेंड, आप हर रोज सुबह उठोगे और अपने आप को विजुअलाइज करोगे वो अचीव करते हुए जो आप अचीव करना चाहते हो. आप ये Okay. नहीं सोचोगे कि मैं करूंगा, अच्छा, आप ये प्रेजेंट सोचोगे टेंस में. मैं कर चुका हूं, अच्छा, हो इट गया इज है. ऑलरेडी डन. आप अगर कोई मार्क्स चाह रहे हो तो आप ये देखो कि मैंने ना चेक किया, इंटरनेट खोला, तो अपना रोल नंबर डाला, और वहां जो मार्क्स दिखे वो एग्जैक्टली वही मार्क्स थे जो मैं चाहता था. यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग व्हाट यू वांट. आई थिंक दी एंड ऑफ कोर्स यू मेक अ विजन बोर्ड. जब आप ये 3 चीजें आप कर लोगे, आई कैन गारंटी यू कैन सी अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन इन योर थॉट, इन योर माइंडसेट एंड इन योर रिजल्ट्स. कंफर्म्ड है. आई एम श्योर ये सभी को फॉलो करना चाहिए. आई एम एफर्मेशंस, अपने लिए बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स ढूंढिए, व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू बिकम एंड अचीव इन लाइफ. एंड आई एम श्योर, जैसे डॉक्टर अमित कुमार ने बताया है, 100% अश्योरिटी देते हैं, दिस वर्क्स लाइक मैजिक. और ये मैंने भी ट्राई करा है. आई एम टेक्निक इज रियली ब्यूटीफुल एंड इट हेल्प्स यू. और मुझे ऐसा लगता है कि इससे सेल्फ बिलीफ बहुत अच्छा हो जाता है. दैट्स नंबर 1. एंड यू फील मोर कॉन्फिडेंट जब आप इसको लाउड बोलते हो. सो दिस प्रैक्टिसिंग सेइंग इट लाउड टू योर सेल्फ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट एंड इट गेट्स इन टू योर सबकॉन्शियस माइंड ऑल्सो. आई थिंक बहुत ब्यूटीफुल बात है. ये सभी को प्रैक्टिस करनी चाहिए एंड सी हाउ मैजिक वर्क्स. सुपर. लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए और जानना चाहेंगे. कभी कभी ना स्टूडेंट्स बोलते हैं कि ये तो मुझसे नहीं हो रहा है. ये जो नहीं हो रहा है या बहुत मुश्किल साउंड होता है, उसको हम कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं या अपनी लाइफ में ये लोग फॉलो कर सकते हैं? देखिए, बहुत सारे जो टास्क होते हैं, कुछ भी जब हम कुछ करना चाहते हैं, जैसे मान लो कोई कोर्स कंप्लीट करना है तो वो नहीं हो रहा है, या किसी चीज़ में अच्छा मार्क्स करना चाहते हैं वो नहीं हो रहा है. लेकिन ना एक हर चीज़ को हमें ये समझना पड़ेगा कि जो कॉन्फिडेंस है ना, इट ओनली कम्स विद मोर नॉलेज एंड मोर प्रैक्टिस. मोर नॉलेज एंड मोर प्रैक्टिस. ऑलराइट. क्योंकि मैंने क्या देखा कि जैसे मैं व्हेन आई वाज स्टूडेंट, तो मैथ्स के मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करता था, मैं सिर्फ देख के सॉल्व करता था. अच्छा, यहाँ से ये हुआ, यहाँ से ये हुआ, यहाँ से ये हुआ. अच्छा, कॉपी करते थे? हाँ, मतलब प्रैक्टिस करते थे? मतलब मैं प्रैक्टिस नहीं करता था. ओके. मतलब मैं बिल्कुल उल्टा करता था. अच्छा. मतलब जिसकी वजह से मेरे उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मेरे कम मार्क्स आने लगे. क्योंकि मैं क्या कर रहा था, मैं बुक देखता था, और हमारे पास आर डी शर्मा थी, वो सब चीज़, सॉल्यूशंस भी होते थे. तो मैं सॉल्यूशन ना उनको पेन से कॉपी करने की बजाय मैं उनको बस देखने की कोशिश करता था. अच्छा, ये यहाँ से हुआ है, यहाँ से ये हुआ है. जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हुई कि ना मेरी मसल मेमोरी बिल्ड नहीं हुई अबाउट दैट क्वेश्चन और दोस टाइप्स. ये बहुत सारी चीज़ों में काम कर सकता है, लेकिन स्पेशली सब्जेक्ट लाइक मैथमेटिक्स, जहाँ पर बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए. और मुझे थोड़े दिन बाद ये समझ में आया कि यार, कि मैंने ना when I was student, why I was weak, इसका one of the biggest reason was मैं अपनी मसल मेमोरी को यूज ही नहीं कर रहा था. मैंने यूज ही नहीं की, जो कि सिर्फ एक ही चीज से होती है, वो है रिपीटिशन. ओनली रिपीटिशन. अब आपको ही बताओगे, जब हम स्कूल में मिस्टेक करते थे कुछ भी,
तो टेबल से मिस्टेक कर दी तो टीचर बोलते 50 टाइम्स लिखो इसको, और उसके बाद कभी मिस्टेक कभी नहीं हुई होती। नहीं, और कभी उस चीज को तो हम भूले ही नहीं, कभी नहीं भूले, हम कभी भी नहीं भूले। शायद याद करने का ना बहुत ब्यूटीफुल तरीका है, मसल मेमोरी को यूज करें। करेक्ट। वेरी और ब्यूटीफुल। इट कम्स विद लॉट ऑफ रिपीटिशन। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में वीक हो, आप ये टारगेट, उसके बाद मैं बताता हूँ मैंने क्या किया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने ये सोचना शुरू किया कि मैंने ना फिर चैप्टर छोड़ ही दिया कि कितने चैप्टर में एक दिन में कंप्लीट करूंगा, स्पेशली मैथमेटिक्स में। मैंने सिर्फ एक चीज पे फोकस की कि मेरे को ना कितनी शीट्स भरनी है। ओके। तो मैं हमेशा सोचता कि अगला ब्रेक मैं तब लूंगा जब मैं 20 शीट्स भर चुका हूंगा। तो मैंने सिर्फ क्वांटिटी पर काम करना शुरू कर दिया, टाइम मैं देखता ही नहीं था। अब ये मैं 20 शीट 1 घंटे में भरूं, 2 में भरूं, 3 में भरूं, उससे पहले मैं उठता ही नहीं था। और मेरा पूरे दिन का टारगेट होने लगा कि एवरी डे आई विल फिल एटलीस्ट 50 शीट्स ऑफ मैथमेटिक्स। एंड यू वोंट बिलीव, आफ्टर दैट, फ्रॉम अ पर्सन who usually score 50, 51, 52 in the subject, immediately I scored 96%. Oh wow. In the same That's like a transformation. और मुझे ये नहीं पता कि ये मैं जब मैंने करना शुरू किया, मैंने ना अपना जो रिजल्ट है मैंने 10 बार चेक किया कि ये क्या मैं ही हूँ क्या। क्योंकि ना मुझे वो सीक्रेट मुझे समझ में आ गया कि ये मैंने जो किया है ना, आई विश ये मुझे थोड़े दिन पहले पता होता तो मैं बाकी पहले से मैं थोड़ा सा अच्छा कर पाता। बिल्कुल। इसलिए ना अगर आप किसी को लगता है कि मैं एज ए स्टूडेंट, किसी को भी महसूस होता है कि मैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मैं उतना अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, या मेरा ये वीक साइड है, ये मेरा गुड साइड है, ये वो है, अगर आप इतना कैलकुलेशन कर रहे हो तो भूल जाओ, ये सब कैलकुलेशन करना बंद कर दो। स्टॉप टेलिंग दिस टू योरसेल्फ दैट यू आर वीक। हाँ, टेल योरसेल्फ कि आप किस में बहुत अच्छे हो, लेकिन खराब किस में ये बोलना बंद करो। और जिसमें खराब हो उसका मतलब सिर्फ यही है कि आपको उसमें ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, ज्यादा अपनी मसल मेमोरी बिल्ड करने की जरूरत है। और बेस्ट तरीका उसका है लिख के करो, चाहे कॉपी पेस्ट करो। ये प्रूवन मेथड है। बहुत सारे साइंटिस्ट भी ये प्रूव कर चुके हैं कि अगर हम कोई चीज लिख के करते हैं तो भूलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। सो योर आईज, योर ब्रेन मसल्स एंड योर हैंड, व्हेन दे कोलैबोरेट एंड वर्क टुगेदर एज अ टीम, बिलीव मी, सब कुछ याद रहता है। एंड आई एम श्योर जो हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं और देख रहे हैं, दे विल ट्राई, दे विल अप्लाई इन देयर लाइव्स, और वो लिख के करेंगे, मसल मेमोरी को यूज करेंगे और बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे टू मेक इट हैपन, टू स्कोर वेरी वेल इन देयर एग्जाम्स। वंडरफुल। बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं, दे आर रियली फैसिनेटेड विद दिलजीत दोसांझ। इतना अमेजिंग उनका शो हुआ, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट दिस, सो मच ऑफ पॉजिटिव नॉइज अबाउट हिम। ऐसा क्यों है? समहाउ सडनली ऐसा मैजिक कैसे हो गया? देखिए सर, ये क्वेश्चन रिक्वेस्ट आई है स्टूडेंट्स की। अच्छा, ओके। तो दे वांट टू रिलेट बिकॉज़ दे बिग टाइम फैंस। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये ओवरनाइट हमें दिखाव है। अच्छा। लेकिन अगर आप जाएंगे ना, आप दिलजीत के पुराने इंटरव्यूज भी आप उठाकर देखेंगे तो आपको ना वो सिमिलर ही लगेंगे। उसमें बहुत ज्यादा चेंज लगेगा। आज से 5, 6, 7 साल पहले आप इंटरव्यूज आप उनको देखिए, उनको बोलते हुए देखिए, आपको वो उस इंसान में ज्यादा फर्क नहीं नजर आएगा। आपको वो उतने ही हम्बल दिखेंगे, उतने ही पॉजिटिव दिखेंगे। उनसे मल्टीपल पॉडकास्ट में पूछा गया बहुत पहले कि यार हाउ डू यू सी योरसेल्फ ग्रोइंग, तो वो उनका जवाब था कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं मेंटली तो वहां पहुंच ही चुका हूँ ऑलरेडी। कितना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं वहां पहुंच गया हूँ मेंटली। एंड तो शायद हमारे स्टूडेंट्स को भी तो ऐसा ही सोचना चाहिए। एग्जैक्टली, वही विजुअलाइजेशन, एक पिक्चर माइंड में बनानी चाहिए एग्जैक्टली मैं कहाँ पहुंचना चाहता हूँ और मैं खुद को कैसा देखना चाहता हूँ। आई थिंक हाफ ऑफ द जर्नी तो आपने जीत ही ली है। बिल्कुल। आप देखिए ना, स्टेज पे जाकर आज के टाइम में दिलजीत 2 ही चीज के बारे में बात करें। पहला बात कर रहे हैं योग के बारे में, दूसरा वो बात कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में। वो बोल रहे हैं कि एवरीथिंग इज अबाउट मैनिफेस्टेशन। एवरीथिंग, उनकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ वो उन्होंने मैनिफेस्ट किया। अब बहुत सारे लोग ना मैनिफेस्टेशन को एक ऐसा वर्ड देख रहे हैं जो कि आज बहुत पॉपुलर है। मैंने तो शुरू ही किया था, इट्स अ वर्ड ऑफ द डेकेड, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट इट। तो अब आप ये सोचिए, लेकिन ना हम हमेशा से तो समझते आ रहे हैं ना, हमारी हर फैमिली में नहीं बोला गया क्या कि बेटा देखो नेगेटिव मत बोलो, सरस्वती 2 बार जुबान पर बैठती है, अच्छा बोला करो, अच्छा व्यवहार किया, ये तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। हमारी रूट्स ना इंडिया में बहुत स्ट्रांग है। सुबह उठ के, मतलब हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स यही बोलते थे ना, सुबह उठ के नहा धो के पूजा करो, अच्छा सोचो। तो शायद अच्छे का मतलब हमें ज़्यादा समझ नहीं आया उस समय, लेकिन आज अगर हम रिलेट करते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव थॉट्स, तो आई थिंक आप सबको पता है कि अच्छा सोचो। और बहुत सारे लोग ऐसी भी बात करते हैं कि अगर किसी और के लिए नेगेटिव सोचते हैं या हम जेलस फील करते हैं तो इट कम्स बैक टू अस। क्योंकि क्या है,
कि जैसा ये है ना कि अगर आप पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन अगर आप सेम टाइम पर अगर आप जेलेसी आपके मन में है, एनवी अगर मन में है, आपके मन में कंपटीशन ज्यादा है, कि कंपटीशन इज नॉट अबाउट कि यार कोई मेरे से अच्छा आगे निकल जाएगा। प्रॉब्लम है कि आप ये सोचते हैं मैं पीछे रह गया तो क्या होगा। आप ये नहीं सोच रहे हो कि मैं अपने लास्ट स्कोर से बेटर कर लूं, आप ये सोच रहे हो यार वो अच्छा ना कर ले। अगेन वो नेगेटिव हो जाएगा। जितना आप जैसा सोचोगे आपको तो वही मिलना है। आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा मिलेगा। और कभी भी जेलेसी, कंपटीशन, ये कभी भी पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं। आप खुद सोचो, जब आप कंपटीशन के बारे में सोचो अंदर से कैसा लग रहा है? अंदर से फियर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कंपटीशन के बारे में सोचते हैं तो फियर है, और अगर ये टारगेट रखें कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, मुझे ये अचीव करना है, या ये एक स्कोर है मुझे चाहिए, आई थिंक दैट इज वेरी पॉजिटिव। तो हमें उसके लिए काम करना चाहिए, रादर देन कि वो मुझसे आगे ना निकल जाए। करेक्ट। मुझे बेटर करना है, मुझे खुद से कंपटीशन है। हमेशा ये समझते रहना चाहिए हर किसी को कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, खराब महसूस कर रहा हूँ। और अगर आप आ रहे नहीं यार मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मेरे को खराब महसूस होता है, तो मतलब यू नीड टू डिटैच योरसेल्फ, दैट्स इट। बहुत आसान है ये समझना। कई बार थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगेन अगर मुश्किल है तो आप यू शुड हैव वन पर्सन, चाहे वो मेंटोर आपके ब्रदर सिस्टर भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं इन फ्यू केसेस। बट अगर आपको यह है ऐसा जो आपको उस बारे में गाइड कर सकता है तो आप शेयर जरूर करो। आज के टाइम में मुझे लगता है बात नहीं करते बच्चे। बात करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करो, जितना आप बात करोगे ना, आपको ऐसा कुछ है ही नहीं जो नहीं, क्योंकि हम भी प्रेशर में है, वो क्या सोचेंगे, जजमेंटल है, मेरे बारे में वो थॉट ये ना रख लें, मेरे से एक्सपेक्टेशन उनकी इतनी सारी है, या वो मेरे बारे में क्या सोचने लगेंगे अगर मैंने उनको ऐसा बोला तो। ये सब छोड़ो। ये एक ऐसी जर्नी है जहाँ पर हर कोई बहुत सारे सेल्फ डाउट को गो थ्रू करता है। हर किसी को किसी ना किसी की जरूरत होती है जिसकी हेल्प से वो ग्रो करे। आज के टाइम में कोई भी इंसान सेल्फ मेड नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी 0 है। एक अकेला इंसान कभी भी ग्रो नहीं कर सकता। उसको किसी ना किसी इंसान ने मेंटोरशिप के थ्रू, अपनी किताबों के थ्रू, अपनी वीडियोस के थ्रू या पर्सनल गाइडेंस के थ्रू हेल्प की होती है। तो हेल्प मांगना क्या सेफ है? बहुत सेफ क्या है। सही है? हाँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि सभी को हेल्प मांगनी चाहिए, कहना चाहिए। आई थिंक उससे काम बहुत इजी हो जाता है। दैट्स नंबर 1। एंड नंबर 2, और क्लियर हो जाता है कि हम चाहते क्या हैं। और एक नंबर 3 गाइडेंस मिलती है कि अगर ऐसा करोगे तो जल्दी अपने गोल तक पहुंच जाओगे। करेक्ट। बहुत सारे बच्चों को एक फियर है, नया फियर है, फियर ऑफ जजमेंट। छोटी सी एज में मुझे ये पढ़ना है, क्या मैं बात करूं? क्या मुझे ये सब्जेक्ट चूज करना है? मुझे ये करियर चाहिए, क्या मैं बात करूं? तो आज की टाइम में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि बच्चे अपने पेरेंट्स से भी खुल के बात नहीं कर पा रहे, क्योंकि दे हैव अ फियर ऑफ जजमेंट। सो मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, उनके बेटे ने उनको बोला कि मुझे बड़े होके शेफ बनना है। तो फादर ने डांट दिया। क्यों डांट दिया? मैं एक आईटी कंपनी का CEO हूँ, मेरा बच्चा खानसामा बनेगा। सो अगर ऐसा थॉट प्रोसेस है तो हम पेरेंट्स के लिए क्या बताएं उनको? देखिए पेरेंट्स क्या मैसेज होना चाहिए पेरेंट्स के लिए? मैं देखो वही अगेन पेरेंट्स का मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि पेरेंट्स के माइंड में ना ये नहीं है कि मेरा बच्चा क्या करेगा। पेरेंट्स के माइंड में सिर्फ है कि मैं बताऊंगा क्या लोगों को कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। ये प्रॉब्लम है। ओह, आप मुझे बताइए कि आज के टाइम में ऐसे शेफ नहीं है जो बहुत सक्सेसफुल है? बहुत ज्यादा सेलेब शेफ है, मिशेलिन स्टार शेफ कितने सारे। मतलब अब आप ये सोचिए, अगर आपके माइंड में यही चलता रहेगा, मेरे यार दोस्त पूछेंगे तो मैं क्या बोलूंगा, ये शेफ कर रहा है, खाना बनाएगा, ये खान सा, मतलब आप क्या, मतलब बेसिकली मैं ही बोलता हूँ कि ऐसा देखो बहुत ऑकवर्ड बोलना है, बट ये हम सब लोग ना पढ़े लिखे बेवकूफ़ भी हो रहे हैं हम लोग। ऐसा आई नो बोलना नहीं चाहिए, बट ऐसा हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे कि अमित आपके बच्चे बड़े हो जाएं तब समझ में आएगा आपको। मैं मानता हूँ हो सकता है मेरे को और तब ज़्यादा समझ में आए, लेकिन मेरा ये समझना है, क्योंकि आई टॉक टू लॉट ऑफ पेरेंट्स, मैं बहुत लोगों से बात कर रहा हूँ और मुझे बात करते करते ऑलमोस्ट 14 साल हो गए हैं व्हेन आई एम टॉकिंग टू पीपल। तो मुझे पता है कि उनका इंटेंट क्या है। प्राइम इंटेंट इज कि वो लोगों को क्या बोलेंगे, और सेकेंड इंटेंट इज कि मैंने ना ऐसा देखा है, मेरा एक दोस्त था, शेफ था वो, या उसके अपने होटल इंडस्ट्री में था, तो मैंने देखा है कि शेफ की कितनी हालत खराब करते हैं, उनको लाइफ डिफिकल्ट है। लेकिन अब आप ये सोच रहे हो कि किसी और के एक्सपीरियंसेस आप अपने बच्चों के साथ क्यों कर रहे हो? उसको खुद भी करने दो यार। तो हम इसलिए ना वो अगेन हम थोड़े ना हम वी आर लिटिल इनसिक्योर अबाउट आवर किड्स, और होता भी है मुझे ये, और बहुत नेचुरल भी है। जब मैं डैड बना, मुझे तब समझ में आया कि बच्चों का मोह क्या होता है।
उससे पहले मुझे समझ में नहीं आता था, तो आई यूज्ड टू सी It's माय rightly said that only the wearer knows where the shoe pinches. उससे पहले मैं देखता था ना कि मेरे डैड का ना मेरी जो सबसे छोटी सिस्टर है उसके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है। मेरे डैड बड़े इमोशनल रहते हैं उसको लेके। मैं बोलता क्या है ये, क्या कर रहे हैं, क्या है क्या, मैं ऐसा आई यूज्ड टू बी वेरी सरप्राइज्ड, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप Now you can relate in a better way. नाउ आई कैन टोटली रिलेट। मैं अभी वो 3 साल की है, मैं पता नहीं 30 बार रो चुका हूँ छोटी छोटी चीजों को देखते हुए ही, क्योंकि मुझे पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए मुझे लगता है पेरेंट्स थोड़े से होते हैं, मतलब मैं जेन्युइनली आई केयर फॉर देम पेरेंट्स, मैं समझ रहा हूँ। Absolutely. लेकिन ना अब वक्त भी बदल रहा है। आज के टाइम में जो बच्चे आज स्टेप्स ले पा रहे हैं वो पहले नहीं लेते थे। पहले अलग अलग जगह से सपोर्ट था, आज बच्चे अकेले रहना पसंद करते हैं, कहीं जाना पसंद नहीं करते हैं, और जितना आइसोलेशन में रहेंगे उनको सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। वो खुद से ही सेल्फ टॉक करेंगे, और जो कि बहुत अच्छी नहीं होगी, बहुत अच्छी नहीं होगी। इसीलिए वो हमेशा बोलते हैं कि बच्चों के दोस्त बनो, True ठीक है ना। that. तो वो आजकल दोस्त बनना थोड़ा मुश्किल, लेकिन आजकल मुझे लगता है बहुत सारे पेरेंट्स हैं भी ऐसे, Friendly भी हो गए हैं. हाँ हो भी गए। बट अगर कहीं पर भी किसी को थोड़ा चैलेंज महसूस करे तो टेक समबडीज हेल्प, किसी की हेल्प ले लो, ठीक है। कंसल्टिंग के लिए किसी के पास चले जाओ। आज ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आज के टाइम में जब लोग हमारे पास आते हैं, तो मैं कहता हूँ ये तो बहुत अच्छा करेज कितना है आपके पास आए हो पूछने के लिए कि मेरे बच्चे को कोई सवाल है। Taking the right step, हाँ, right decision. क्योंकि लोगों को तो पहले Ask टैबू for लगता help. था, हाँ Ask टैबू for लगता था help. पहले, यार हम जा रहे हैं और हम भी अपने बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं कर सकते, हम क्या हम इतने खराब हैं। अरे नहीं भाई, तुम्हें समझ में आ रहा है और आज जा रहे हो ना, मतलब अब यू रियली केयर अबाउट योर किड्स, व्हिच इज ग्रेट आई